अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो द गली क्रिकेट शो की एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शहरियार वसीम। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीएसएल के दिन जो हैं वो बहुत करीब आते जा रहे हैं, और जिन टीम्स की वजह से पीएसएल का मेला सजने वाला है, उनमें से आज एक टीम को हम जो है उनके रॉयल फ़ैन के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपने जो है वो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को दावत दी है, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फैसल। इनका जो ट्विटर हैंडल है वो क्रिकनॉलॉजी के नाम से है। तो जैसे कि आप लोग गली क्रिकेट शो को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, इसी तरह आप इनको भी फॉलो करें। तो हम वेलकम करते हैं फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शहरियार भाई, आपने अपने शो में मदऊ किया तो बड़ा अच्छा लगा। आपके माशाल्लाह से पॉडकास्ट बड़े ज़बरदस्त हैं, तो थैंक यू वंस अगेन। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। तो पीएसएल के जैसा आपको पता है कि सीज़न 9 स्टार्ट होने वाला है, और अभी रिसेंटली जो है वो ड्राफ्ट ख़त्म हुआ है। इस साल जो है सबने देखा कि जो ड्राफ्ट से पहले जो एक सीज़न 9 की जो एक हाइप बनी, सारी ट्रेड्स जो नसीम शाह की ट्रेड से बात शुरू हुई, और वो पता नहीं कितने लोगों की ट्रेड्स करवा के जो है वो आखिर में जाके नसीम शाह की फाइनली ट्रेड जो है वो इस्लामाबाद ने जो है वो सक्सेसफुल बनाई। तो उस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे। ओवरऑल एक चीज़ हमने देखने देखने को मिली कि इस्लामाबाद ने जो है वो पिछले कुछ सीज़न से प्लेऑफ खेले हैं, चाहे वो एलिमिनेटर खेला हो या क्वालिफायर खेला हो। और बाकी जो टीम जैसे कराची हैं या क्वेटा हैं, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो हर कोई इस ड्राफ्ट से पहले बात कर रहा था कि जी के कराची की टीम को या क्वेटा की टीम को ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, नए लड़कों की ज़रूरत है। मगर फॉर सम रीज़न इस्लामाबाद ने वो सजेशन जो है वो ले ली, और उन्होंने जो है वो काफ़ी चीज़ें अपनी टीम की इस बार चेंज की हैं। तो इसी पे हम सब बात करेंगे। तो फैसल भाई शुरू करते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सीज़न 8 इस्लामाबाद का, बीइंग अ फैन, आपको कैसा, आपके क्या तासुरात थे? हमने देखा कि हर साल इस्लामाबाद की जब भी अब ड्राफ्ट ख़त्म होता है पीएसएल का, तो सब ये कहते हैं यार कि सबसे अच्छा ड्राफ्ट इस्लामाबाद ने किया है, सबसे अच्छे लड़के इस्लामाबाद ने पिक किए। दिमाग से उनका हैशटैग भी बहुत चलता है। मगर फिर जब हम एक्चुअल सीज़न में आते हैं, तो उनकी उस तरह से परफॉर्मेंसेस हमें देखने को नहीं मिलती कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हों। ठीक है, वो प्लेऑफ ज़रूर खेलते हैं, मगर वो प्लेऑफ में जो एक एक स्टेप हमें उनको आगे लेना होता है वो नहीं ले पाते। पिछले सीज़न में भी हमने देखा कि वो एलिमिनेटर में बाहर हो गए। तो ओवरऑल क्विक रिकैप अगर आप करें तो सीज़न 8 कैसा रहा इस्लामाबाद का? शहरियार भाई, सीज़न 8 की बात करें, जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हर दफ़ा प्ले ऑफ जो है ना वो लाजमी खेलता है, तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि टोटल टीमें ही आपके पास 6 है। जब आपके पास 6 टीमें हैं तो उसमें से सिर्फ 2 टीमें ही वो बाहर होंगी, 4 टीमों ने ऑटोमेटिकली प्लेऑफ्स खेलना है। और ओवरऑल हमारा ये है कि 2 टीमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, वो आपको पता है कि जैसे जब वो ड्राफ्टिंग करते हैं, जो उधर ही आपको पता चल जाता है कि यार ये दोनों टीमें जो है ना वो लैग कर रही हैं। तो पिछले 2 सीज़न से तकरीबन यही हाल है कि आप पहले ही बता सकते थे कि इस दफ़ा इनके चांसेस जो है ना बहुत कम है। हालाँकि क्वेटा ग्लैडिएटर की पिछली दफ़ा पिक्स बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो उनके प्लेयर्स नहीं आ सके, तो इस वजह से वो काफ़ी उनका खैर इश्यू बना। लेकिन ये है कि 1-2 मैचेस के बाद ही आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों टीमें जो है ना वो नीचे फिनिश करेंगी। तो वही हिसाब है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो खेल जाता है, और मुल्तान और लाहौर तो आपको पता है कि ये परफॉर्म कर जाते हैं, इनकी टीम बड़ी बैलेंस थी। और पेशावर ज़ल्मी, उनके साथ हमेशा से लक चलती है, टीम उनकी जैसी भी हो। वो तो कभी प्लेऑफ से बाहर नहीं हुए, हालांकि 2020 में इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ नहीं खेला था। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की अगर बात करें तो वही आपके वाली बात के वो पहले इतनी ज़्यादा हम हाइप बना देते हैं कि जो 18 की पिक्स करते हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, वो जो एक्स्ट्रा 2 प्लेयर हैं, वो 20 का जो स्क्वाड उसको जो डिस्कस करते हैं, तो वो सब यही करते हैं कि जी ये इसको हम नंबर 1 पे रेट करते हैं, बड़ी बेहतरीन पिक्स हैं, हर चीज़ कवर की हुई है उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में हम जो उनकी असेसमेंट करते हैं ना, मेरे ख्याल में वो गलत है।
ये ऐसा कभी ये एक तासुर जो है ना, वही आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ को ना बार-बार बढ़ाया जाता है, बढ़ा-चढ़ा कर उसको पेश किया जाता है और जो दिखता है वो बिकता वाली वो जो बात है ना वही सीन है सही बात है। कि वो इस तरह से कर देते हैं दिमाग से, वो प्रमोशन इस तरह से करते हैं। फिर वो रेहानुल हक और हसन चीमा वो काफ़ी ज़्यादा फैन्स के साथ जो स्पेसेस वगैरह में भी आते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी देते हैं। तो वो इस तरह की ना एक हाइप बना देते हैं कि वो ऑटोमैटिकली हमें लगता है कि हाँ, बिल्कुल, इन्होंने हर चीज़ जो है ना वो कवर की हुई है। लेकिन जो फैन्स होते हैं ना, जो बड़ा क्रिटिकली उसको देख रहे होते हैं, वो भी सम टाइम खैर वो बह जाते हैं उसी एक ट्रेंड के साथ-साथ। तो मैं भी पिछले साल इसी ट्रेंड में ना मैं भी बैठ गया और मुझे भी ऐसा लगा कि वाक़ई ये वो सीज़न है कि जिसमें इस्लामाबाद को कोई भी टीम टक्कर नहीं देगी। क्योंकि उससे पहले जो सीज़न 21 का था या 22 का था, उसमें भी बड़ी अच्छी टीम थी, लेकिन वो लाहौर से हम हार जाते थे मैच एंड पे क्वालीफायर या एलिमिनेटर में। तो वही सीन था पिछली दफ़ा भी। मुझे ऐसा लगा कि अब की बार तो नहीं, एवरी डे हुँ, इज़ नॉट संडे। लेकिन लाहौर ने बताया कि नहीं, ऐसा हो जाता है भई, एवरी डे इज़ संडे। जब आपका टाइम चल रहा हो, तो उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी और काफ़ी जो चीज़ें वो बंदे के ज़हन में होती है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस और ये वो, ये सब फ़ज़ूल है। ये अभी हमें ऑस्ट्रेलिया ने ये वाला वर्ल्ड कप जीत के ये जो लॉ ऑफ एवरेजेस और ये चीज़ें हैं ना, ये सारी हमारे ज़हन से, एटलीस्ट मेरे ज़हन से तो ये सारी निकल गई हैं। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आपके पास कितने बड़े प्लेयर्स हैं, कितने बड़े नाम हैं आपके पास, कितनी अच्छी प्लानिंग है, कितने आप प्रोफ़ेशनल हैं, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। ऑन द डे वाली बात जो है ना वही चीज़ है। और जो एग्ज़ैक्टली। स्ट्रॉन्ग होता है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो उस दिन आपको बेशक आपको लगे कि ये डिज़र्विंग है या नहीं है, तो वो हो जाता है। तो वही वाली बात थी। तो मेरे ख़्याल में जो पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लान अच्छा किया था इन्होंने, मतलब इन्होंने फ़ास्ट बॉलिंग में ये लैग करते थे। हमेशा इनके फ़ास्ट बॉलर्स को एक तो न्यू बॉल के साथ इनको इश्यू आ रहा था, क्योंकि आपके पास हसन अली थे और वसीम जूनियर थे। और वो दोनों वो वाली परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। हालाँकि जब वो पहले सीज़न में ये दोनों इकट्ठे आए थे, तो ये पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मतलब पावर प्ले में ये 6 ओवर्स में 25, 30, 35 रन। पहला सीज़न जब ये दोनों इकट्ठे थे, उस टाइम पे ये इनकी ये परफ़ॉर्मेंस। लेकिन जब एंड पे आते थे, तो डेथ ओवर्स में ये उतना ही रन्स दे जाते थे और फिर वही बात कि वो ब्लंडर हो जाता था। तो पिछले साल इन्होंने ये किया कि इंग्लैंड की, आपको पता है इनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इंग्लिश प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं। हुँ, तो पिछले साल इन्होंने ये टाइमल मिल्स, ये अभी एटकिंसन जो अभी उनकी नेशनल टीम में खेल भी रहा है, टॉम करन को ले आए, अभी भी टॉम करन मौजूद है। तो मतलब इन्होंने कोशिश की कि हम फॉरेनर जो है ना वो 3-4 पेसर्स को हम लेके आएँ। लेकिन फिर वो टॉपली, रीस टॉपली भी था। तो ये टॉपली, एटकिंसन और टाइमल मिल्स, ये तीनों ही इंजर्ड हो गए थे और ये तीनों ही नहीं आए थे पिछले सीज़न में। हुँ, तो मेरे ख्याल में प्लानिंग पहले इनकी ठीक थी। अगर ये आते तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता। लेकिन वो ये हुआ कि ये तीनों ही नहीं आ सके। लेकिन इसके बावजूद फिर टीम लग तो अच्छी रही थी, लेकिन वही ऑलराउंडर्स वाली टीम थी, जो स्पेशलिस्ट फ़ास्ट बॉलर्स की आपके पास कमी थी। तो मेरे ख़्याल में वही एक फैक्टर है जहाँ से ये लैग करते हैं। और दूसरा ये है कि ऊपर से जो हेल्स और मनरो और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये मतलब कहते तो इस्लामाबाद वाले ये हैं कि हम बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, हम स्टैट्स को जो है ना वो बड़ा मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, इस चीज़ को बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करते। और ये चीज़ आपको, मतलब मैं जो इस्लामाबाद को ज़ाहिर है जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा जो उनकी ख़ामियाँ देख सकते हैं। अब ये देखें कि पिछली दफ़ा जब बाहर हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर में मैच था वो पेशावर ज़ल्मी के साथ। तो उसमें वहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड लाहौर का ये था, स्टैट्स आपके ये कह रहे हैं कि जो बैटिंग करेगा पहले वही जीत रहा है। लेकिन शादाब खान ने टॉस जीत के फिर बॉलिंग कर ली। वो 180 के राउंड अबाउट 178 आई गेस टारगेट था, जिसमें बाहर हुए। और ऊपर से हेल्स और शुएब मकसूद ने स्कोर भी अच्छा किया फिर, लेकिन सलमान इरशाद और आमिर जमाल, जिन्होंने पूरे सीज़न में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उस मैच में वो वसीम अकरम और वकार यूनुस बन गए। नज़र ही नहीं आई बॉल कहाँ पे यॉर्कर जा रहे हैं। तो बस वही बात मैं कहूँगा कि ये जो कहते हैं, और गेम अवेयरनेस की ना बहुत ज़्यादा कमी है। शादाब खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पाकिस्तान टीम में भी।
लेकिन ये है कि शादाब खान की मेरे ख़्याल में उनकी कैप्टेंसी में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, जिसको वो हर सीज़न उनको चाहिए कि थोड़ा-सा बेहतर करके आएँ, लेकिन वही बात है जिस तरह हम बाबर के ऊपर कहते हैं कि वो उसने इम्प्रूव नहीं किया, तो मेरे ख़्याल में शादाब खान जो है ना, उसने भी इम्प्रूव नहीं किया और वो हमेशा वही गलती करता है बार-बार। इवन कि अभी मुझे लग रहा है कि शायद इस सीज़न में वो थोड़ा-सा कुछ सीखेगा, एक तो वो नेशनल टीम की तरफ से जो उसको झटके मिले हैं हुँ, और फिर जो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ जो हमारी हुई थी वर्ल्ड एशिया कप से पहले, तो उसमें थोड़ा-सा वो सेंसिबली खेला था, तीनों मैचेज़ में उसने मतलब बैटिंग भी अच्छी की थी और विकेट पे खड़ा था, तो वहाँ से मुझे थोड़ी-सी उसके अंदर ना मैच्योरिटी नज़र आई है। थोड़ी-सी मुझे मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि शायद इस दफ़ा वो थोड़ा-सा मैच्योर हो जाएगा। तो उसकी कैप्टेंसी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यही कहूँगा कि एज़ सच कोई इतनी मसले-मसाइल नहीं है, लेकिन इनको फ़ास्ट बॉलिंग में और डेथ बॉलिंग में स्पेशली जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे थे और इनकी टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं था कि जिसके ऊपर आप डिपेंड करें, जिसके अराउंड सारी टीम खेलती है। अब पेशावर ज़ल्मी में बाबर था या बाबर जिस भी टीम में होता है उसके अराउंड सारे खेलते हैं। लाहौर कलंदर की टीम जो है वो फ़खर ज़मान के अराउंड खेलती है। फ़खर ज़मान आपका अग्रेसिव ओपनर है लेकिन वो पावर प्ले में इतना तेज़ नहीं खेलता, आप पीएसएल उसका उठा के देख लें। हुँ, वो पावर प्ले में इतना तेज़ नहीं खेलता, वो पावर प्ले के बाद जो है ना वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो वो सारी टीम रिज़वान के अराउंड जो है ना वो मुल्तान सुल्तान की टीम खेल रही होती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसके अराउंड इस टीम को बनाया जाए। ये लेके तो आए थे रेसी वैंडरडसन को, लेकिन वो भी ख़ैर परफ़ॉर्म नहीं कर सका और मेरे ख़्याल में ये कोई अच्छा प्लान भी नहीं कर सके। तो सारे ही इनके वही मैं कहता हूँ गुरबाज को ये 15-20 रन्स का प्लेयर है। पॉल स्टर्लिंग वो भी 15-20 रन्स हुआ। सिर्फ़ ये वही चाहते हैं कि ये 4 गेंदें खेले और 12 बना के चला जाए, 300 का स्ट्राइक रेट। तो मेरे ख़्याल में ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये 2 कमियाँ मुझे नज़र आती हैं कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके अराउंड खेला जाए और दूसरा इनको फ़ास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा लैकिंग थी, क्योंकि जो भी लेके आ रहे थे वो सारे रन मशीन थे। हसन अली या वसीम जूनियर, तो यही मैं कहूँगा कि मुझे ये 2 पॉइंट्स जो है ना, वो ज़्यादा लग रहे हैं और फिनिशिंग टच में अगर आप देखें, तो आज़म और फ़हीम अशरफ ने काफ़ी जो है ना इम्प्रूव किया है, पिछले सीज़न में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली थे, वो वीकनेस थे। वो मतलब ज़ाहिर है पीएसएल में इतना बड़ा नाम थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफ़ॉर्मेंसेज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे ख़्याल में एक मिडल ऑर्डर में उनकी भी समझ लें कि वो भी बर्डन थे टीम के ऊपर। हुँ। तो ये 2-3 पॉइंट है जो मुझे लग रहे हैं कि इनकी वज़ह से हम रह गए हैं। अदर लाहौर से हम जो जितने भी मैच हारे हैं उसमें आसिफ अली, आज़म इनसे एक मैच फिनिश नहीं हुआ 22 में, तो उसमें हम निकल गए। तो 23 में भी बस ऐसा ही था। तो मेरे ख़्याल में ये 2-3 पॉइंट्स हैं। तो अभी हम अ, अगले स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं, तो फिर देखते हैं कि इसको कैसा इम्प्रूव किया मेरे जो है ना ज़ाहिर-सी बात है मेरा ताल्लुक कराची से है तो मेरी ऑटोमेटिक सिलेक्शन कराची होती है मगर मैं हर टीम में जो है ना एक कुछ ना कुछ 1-2 प्लेयर्स मेरे होते हैं यार कि हाँ यार ये प्लेयर अच्छा है इसको सपोर्ट करना चाहिए इस तरह होता है तो मैं हर टीम को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता हूँ। तो इस्लामाबाद का मेरी भी रीडिंग हमेशा से ये रही कि क्योंकि एक तो आसिफ अली का एक तो स्पेशलाइज़्ड रोल है, फिनिशर का रोल आसान नहीं होता और उसमें चांसेस फेल होने के सबसे ज़्यादा हैं। मगर उसको उन्होंने कैरी करते थे और वो शुरू के सीज़न्स में उसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी किया। मगर अगर हम पीएसएल 7 या पीएसएल 8 दोनों उठा के देखें तो मेरे लिहाज से उसकी उस तरह से परफ़ॉर्मेंसेस नहीं थी। कुछ मैचेस ऐसे भी थे जहाँ पे वो उस तरह से फ़िनिश नहीं कर पाया। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप एक किसी को स्पेशलिस्ट बैटर खिला रहे हैं और वो क्रूशियल मोमेंट पे आके जो उसका एक्चुअल रोल है अगर वो उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर रहा तो टीम की जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन पे फ़र्क पड़ता है। फिर दूसरा मसला जो जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जो फ़ॉरेन बॉलिंग ऑप्शन जो खिलाए इस्लामाबाद ने उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा इतना जो है वो यानी कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कोई भी नहीं दे पाया। यही थोड़ा-सा मसला हमने कराची में देखा है कि वो जब भी कोई बॉलिंग ऑल-राउंडर खिलाते हैं, वो उस तरह से पे ऑफ नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिकी कंडीशन है पाकिस्तान की कराची में आपको बिल्कुल फ्लैट डेक मिलेगा, मुल्तान में भी ऐसे ही है, मगर लाहौर में आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ पर आप 160 170 भी डिफेंड कर पाएँगे। पिंडी तो ख़ैर उसका तो आप नाम ही ना लें, वो तो पता नहीं कोई अजीब ही चीज़ होती है वहाँ पे। तो उस लिहाज से आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि ये 2-3 इश्यूज़ थे। अगर अब हम जो है वो इस्लामाबाद की रिटेंशंस देख लें,
जो उन्होंने इस साल की हैं। अब उसमें अ, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे बड़ी ट्रेड की, अ, जो कि एक तो नसीम शाह की ट्रेड की उन्होंने क्वेटा के साथ, और फिर उन्होंने इस्लामाबाद की ट्रेड की, सॉरी, इमाद वसीम की इमाद ट्रेड की वसीम। उन्होंने कराची के साथ। तो अब ब देखने वाली चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर आप इन ट्रेड्स को देखें, तो शादाब नसीम शाह और इमाद वसीम, ये 2 इंक्लूजन आपके पास हुए हैं इस बार। इन दोनों की इंक्लूजन आप कैसे देखते हैं इस्लामाबाद के सेटअप में? देखें, वही बात जो मैं कर रहा था कि इनका पिछले साल की जो पहली वीकनेस आप कह लें कि पावर प्ले में बॉलिंग में आती थी इनको। इनके पास फारूकी थे पिछले साल, लेकिन कुछ मैचेस में उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला, लेकिन वो भी इस तरह के बॉलर साबित नहीं हो सके जैसा ये समझ रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी वाला करिश्मा हमें मिलेगा। हुँ, तो वैसा वो खैर नज़र नहीं आए। तो पावर प्ले में भी ये काफ़ी ज़्यादा रन्स जो पिछले 2 सीज़न में दे रहे थे। तो मेरे ख़्याल में इन्होंने जो दोनों बॉलर्स लिए हैं ना, वो पावर प्ले वाले लिए हैं। एक तो इमाद वसीम, जो कि पावर प्ले के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। एक तो उनको पिक किया है, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी ट्रेड है और ये बड़ी अच्छी इन्होंने ट्रेड की है। इवन कि जब इमाद कराची में थे, तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद का थोड़ा कराची के साथ आपको पता है कि वो थोड़ा-सा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हुँ, था, इमाद वसीम और वो आमिर की वज़ह से। तो वो थोड़ा-सा हमारे भी दिल में था थोड़ा-सा इमाद के, मतलब नो डाउट ही इज़ वंडरफुल ऑलराउंडर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछले साल जैसी उसकी परफ़ॉर्मेंस थी बैटिंग के साथ, तो उसमें तो कोई शक नहीं कि वो उसकी प्ले, लेकिन वो थोड़ा-सा था मुझे कि यार ये क्यों ले रहे हैं? लेकिन अगर देखा जाए टीम की हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी पिक है। इस्लामाबाद के पास ये इमाद वसीम बैटिंग इसने इतनी ज़्यादा इम्प्रूव की है कि मेरे ख़्याल में ये जो हमारे पास प्रॉपर बैटर्स हैं, उनसे भी बेहतरीन जो है ना ये बैटिंग कर रहा है और ये रिलायबल बैटर हमें नज़र आ रहा है। अगर इसकी बॉलिंग को आप साइड पे भी कर दें, क्योंकि इमाद वसीम का बॉलिंग का ये है कि विकेट्स वगैरह तो इनको नहीं मिलते, ये इकोनॉमिकल बॉलर है। हुँ, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए बड़ा इशू भी यही था कि इनका इकोनॉमी का इशू बहुत ज़्यादा था। हसन अली बॉलिंग करता था, वो भी 10-12, 10-12। वसीम जूनियर बॉलिंग करता था, वो भी 10-12। इमाद वसीम का ये है कि अगर कभी-कभार हो सकता है कि उसको ओवर 10, 12, 14, 15 का लग जाए। इवन कि वो इस्लामाबाद के अगेंस्ट लग जाता था, रहमानुल्लाह गुरबाज ने इसको पकड़ा था 1-2 दफ़ा, लेकिन अब ख़ैर वो इधर ही आ गए। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी अच्छी इन्होंने ड्राफ्ट किया मतलब ट्रेड किया। और दूसरा नसीम शाह की बात कर लें, तो नसीम शाह तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वर्ल्ड कप में नहीं था और पाकिस्तान में ये कल्चर है कि जो नहीं खेलता, जो बाहर होता है, वो सबसे बड़ा बॉलर होता है। तो इसलिए भाई वो पाकिस्तान का इस टाइम पे सबसे बड़ा बॉलर था। तो वो हमारे पास आ गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक बुरी ऑप्शन है। इवन कि उसकी अगर परफ़ॉर्मेंस आप देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में कोई इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं है उसकी ओवरऑल। मतलब विकेट्स के एतबार से देख लें या इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर आप देख लें, तो ये नहीं कि वो बड़ा ही इकोनॉमिकल बॉलर है। पैचेज़ में उसने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल जो टीम का एनवायरनमेंट होता है, वो बड़ा मैटर करते हैं आपकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। उनकी ओवरऑल मतलब क्वेटा की टीम इस तरह से बिखरी हुई थी कि एक अच्छा बॉलर भी है, वो इतने ज़्यादा एवरेज प्लेज़ में जब वो खेल रहा था, एवरेज परफ़ॉर्मेंस हो रही थी, तो उसकी भी परफ़ॉर्मेंस फिर वैसे ही हो गई। तो अगर पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से तो डेफ़िनेटली आपको पता है कि लाइन और लेंथ के हिसाब से बॉलिंग करने वाला बेहतरीन बॉलर यही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि पीएसएल की परफ़ॉर्मेंस को आप साइड पे करके जो पाकिस्तान के लिए उसकी परफ़ॉर्मेंस अगर उसको देखा जाए, तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी बेहतरीन ये चॉइस है कि वो है भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में है। ये जो सारा प्रोसेस था उन दिनों में दिन-रात जैसे ही हम उठते थे ट्विटर पे बस यही देखते कि यार किधर गया है? किधर गया? पता चलता जी पेशावर में जा रहा है, फिर पता चला जी मुल्तान में जा रहा है, फिर ये हुआ कि वो मुल्तान में चला गया है। फिर कई तरह की बातें होती रही हैं। हमने कहा यार ये देखो सबके लिए ओपन है, किसी भी टीम में चला जाए, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का बड़ा बॉलर है। बड़ा बॉलर क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में नहीं था। तो जो हुँ, बाहर था वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा बॉलर है तो वो हर बंदा ही लेना चाहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये जो पावर प्ले वाला इश्यू था, वो मेरे ख्याल में अब 4 ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड के सिक्योर हो गए हैं।
कि उन 4 ओवर्स में ये विकेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इमाद वसीम भी एक एंड से आपको पता है कि इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं, तो वो रोक के रखेंगे। और दूसरी तरफ से लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं नसीम शाह, तो डेफिनेटली अगर उनके ऊपर अटैक करने जाएंगे तो वो विकेट्स भी ले सकते हैं। या स्पिनर के ऊपर भी आप अटैक करते हो तो डेफिनेटली इमाद वसीम भी इस तरह का बंदा है कि उसको 1-2 बाउंड्री लगती है तो वो डेफिनेटली आपको कहीं न कहीं पे वो ब्रेक थ्रू भी आपको दिलाता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जो इश्यू था, वो सॉल्व हो गया है और इनकी जगह पे आपको पता है हसन अली और वसीम जूनियर टीम से गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो दोनों ही बंदे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर मेरे ख्याल में पिछले दोनों सीज़न में वो बर्डन ही थे। इवन के पैचेस में बॉलिंग की है अच्छी, हसन अली ने भी एक मैच जितवाया था। इस तरह वसीम जूनियर भी, लेकिन मेरे ख्याल में जो वीक पॉइंट था ये दोनों बॉलर्स का, उसकी जगह पे बहुत अच्छे मतलब उनके आसपास उनसे डबल ट्रिपल आप कह लें, ये बेहतरीन मेरे ख्याल में चॉइस है और बेहतरीन ट्रेड है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जो समझ लें कि 100% में से 50% जो हमारी वीकनेस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो इन दो प्लेयर्स के आने की वजह से वो वीकनेस अब स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। बाकी अल्लाह जानता है जब परफॉर्मेंस करने पे आएंगे, ये तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनके उनमें जो एबिलिटी हमें नजर आती है उसकी बेसिस पे हम कह रहे हैं। बाकी तो आपको पता है कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, मे बी यही बर्डन बन जाए इस सीजन में, यू नेवर नो। लेकिन आई थिंक ये बड़ी बेस्ट चॉइसेस हैं और इन दोनों के आने से टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑब्वियसली इस्लामाबाद की बॉलिंग में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थी कि वो उनका जो बॉलिंग अटैक था वो वन डायमेंशनल था। कि आप देखें तो हसन अली है, वसीम जूनियर है, फ़हीम अशरफ है, ये मोर और लेस एक ही टाइप के बॉलर हैं। थोड़ी-सी शायद वसीम जूनियर की पेस ज़्यादा होगी, मगर लेंथ वाइज़ देखें आप या ये लोग कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से वैरायटी इनके अंदर नहीं है। तो वन डायमेंशनल अटैक के होने की वजह से भी वो काफ़ी जब आप एक दफ़ा सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो अगली टीम्स को फ्लैट पिचेस पे आप पे काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप देखें तो इमाद को और नसीम को लेने का एक एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपने बॉलिंग अटैक में वैरायटी लाना चाह रहे हैं। अगर आप नीचे देखें तो उन्होंने रुमान रईस को रिटेन किया जो कि लेफ्ट आर्मर हैं। इमाद उनको लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन देखता है। ये चीज़ जो है वो इस्लामाबाद में मिसिंग थी कि वो पिछले सीज़न्स में हमने देखा कि वो ज़फ़र कौर को उठाते थे, मगर वो उस तरह से उसको कभी भी प्लेइंग 11 में फिट इन नहीं कर पाते थे। तो इमाद को लेना और उसको परमानेंटली प्लेइंग 11 में खिलाना जो है वो एक ऑप्शन उस तरह से उनके लिए एक हेल्प हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ आप देखें स्ट्रेट से उन्होंने जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि मेरी बिग एनालिसिस रहा है पिछले सीज़न्स में इस्लामाबाद को लेके वो ये कि वो लोग अपने बॉलिंग यूनिट कभी भी एक नहीं खिला पाते थे, वो काफ़ी चेंजेस करते रहते थे कि कभी हसन अली को खिला रहे हैं, कभी जूनियर को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं। तो एक उनका सेटल बॉलिंग यूनिट आपको देखने को नहीं मिलता था। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि जी कि वो कोई रन लीक कर रहा है, कोई विकेट नहीं ले पा रहा है या प्लान्स उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे, मगर बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आती थी। अब इनके आने से ये नज़र आ रहा है कि आपको अनलेस कि इनको कोई फ़िटनेस के इश्यूज़ ना हो, तो ये दे विल बी देयर फर्स्ट चॉइस बॉलर्स के हाँ, या नसीम खेलेगा ही खेलेगा, इमाद खेलेगा ही खेलेगा, फ़हीम खेलेगा ही खेलेगा। तो आपके 3-4 बॉलर जो हैं वो हर मैच में अवेलेबल होंगे खेलने जो प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। तो उससे भी मेरे हिसाब से जो एक ऑप्शन उनको मिलता है वो यही कि स्टेबिलिटी उनके बॉलिंग में आएगी। अगर हम थोड़ा-सा नीचे चलें तो उन्होंने आज़म खान को रिटेन किया जो कि बनता था, विकेट कीपिंग ऑप्शन है, बेहतरीन 5-6 पे नंबर आके बैटिंग करते हैं। एलेक्स हेल्स बहुत पुराने उनके प्लेयर हैं, अच्छा उनके लिए खेलते हैं। फ़हीम उनके मैच विनर हैं, वो पाकिस्तान में वो जैसी मर्ज़ी परफॉर्मेंस दें इंटरनेशनल में आके, मगर इस्लामाबाद में आके जो है ना वो उनके उनकी परफॉर्मेंस अलग देखने को मिलती है। और कॉलिन मनरो यू नो उनकी परफेक्ट उनका जो भी एक एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले है टीम का उसमें परफेक्टली फिट इन होते हैं। और रोमान रईस बॉलर वो बहुत अच्छे हैं, मगर उनका वही फिटनेस का इशू है, हर मैच में वो नहीं खेल पाते। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस रिटेंशन से तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि बॉलिंग सॉर्ट आउट हुई, न्यू बॉलर सॉर्ट आउट हुए, तो एक और चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि फिर आपके स्पेस जो
पॉइंट्स जो आपने फिल करने थे या जो होल्स फिल करने थे वो ये एक था कि आपने फिनिशर ढूंढना था, क्योंकि आपने आसिफ अली को रिटेन नहीं किया, और आपको फिर एक टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए था, क्योंकि पिछले सीजन में आपके पास शोएब मकसूद थे, गुरबाज थे, और वो उनमें से कोई भी रिटेन नहीं हुआ। तो ड्राफ्ट में आपके ये 2-3 मेजर होल्स नज़र आ रहे थे कि आपने एक फिनिशर उठाना है, आपने बॉलिंग ऐसा ऑलराउंडर उठाना है जो थोड़ी बहुत बैटिंग करता हो, और टॉप ऑर्डर में आपको एक एक टॉप ऑर्डर में अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले का बैटर चाहिए जो कि गुरबाज या शोएब मकसूद की जगह ले सके। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द स्क्वाड, आपका इन रिटेंशंस देख के आपका क्या रिएक्शन था कि हाँ यार, हमने बेसिस जो बनती थी वो कवर कर ली हैं, या आपको लगा कि नहीं यार, इस एक दो बंदे ऐसे थे जिनको रिटेन करना चाहिए था? जैसे आपने एक पॉइंट आउट किया कि इसमें आसिफ अली भी जो है ना वो चला गया, एक फिनिशर का रोल भी हमें चाहिए था। जैसे हमारी बेसिस कवर हुई हैं पावर प्ले की, कि हमें न्यू बॉल बॉलर मिल गए हैं और इसमें नसीम शाह जो है वो हमें डेथ में भी वो 2 ओवर करके देगा। तो काफ़ी हद तक ये सॉर्ट आउट हुआ। इमाद वसीम के आने से 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो हमें पावर प्ले में 2 ओवर, इवन के अगर वो अच्छे 2 ओवर निकल जाएँ तो तीसरा ओवर भी वो वहाँ पे कर सकता है। उसके साथ-साथ जो फ़हीम अशरफ का सॉरी आसिफ अली का जो रोल था, उसमें हमें ये फिट इन हो गए वहाँ पे इमाद वसीम भी। तो ये हमने एक तीर के साथ 2 शिकार किए, हुँ, कि हम एक ऐसा बंदा लेके आए हैं कि जो पूरा बॉलर भी है और पूरा यहाँ पे वो फिनिशर का रोल भी जो है वो अदा करेगा। तो मेरे ख़्याल में ये इसके इमाद वसीम के आने से ये डबल हो गया। ये समझें कि 8 प्लेयर की रिटेंशन है तो इसमें आपको 9 प्लेयर ही नज़र आ रहे हैं। हुँ, ठीक है, बाकी जब मैंने ये रिटेंशन देखी तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ये परफ़ेक्ट रिटेंशन थी, क्योंकि ये 2 ट्रेड जब आ गई थी तो उसके बाद यही बनते थे। इसमें फ़हीम अशरफ तो वो तो पीएसएल का ख़ैर जेकांत शिकरे है, उसको तो आप बाहर कर ही नहीं सकते। तो उसमें ये है कि शादाब खान भी बाहर हो सकता है, लेकिन फ़हीम अशरफ जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको बाहर नहीं कर सकता। हुँ, इस तरह की उसकी परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं। हालाँकि वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं हमें आती मैच विनिंग में, वो पिछले 2 सीज़न में ज़्यादा नज़र आई हैं। हुँ, लेकिन ख़ैर वो ठीक है, इस्लामाबाद उसको काफ़ी हाई रेट करता है, तो वो ठीक है। बॉलिंग में वो परफ़ॉर्म कर जाते थे, क्योंकि ये फ़हीम अशरफ भी वाहिद बॉलर थे जिनकी वजह से हम 2020 के सीज़न में प्ले-ऑफ नहीं खेले थे। वो हम उसमें निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाहिद बॉलर था जिसने पिंडी में इतनी मार खाई है कि 2 मैचेस बारिश की वजह से हम जीत सकते थे। वो 5-6 ओवर में 93 और 4 रन्स का टारगेट था एक मैच में पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। तो वो ऊपर से अच्छी बॉलिंग हुई है, फ़हीम आए हैं और उन्होंने बस वो भी मैच खत्म कर दिया। हुँ, तो मुझे वो सीज़न इनकी वजह से ना, जब भी हम फ़हीम का नाम लेते हैं तो 2020 का सीज़न मेरे ज़हन में आ जाता है। उस सीज़न में सिंगल हैंडेडली फ़हीम अशरफ की बॉलिंग की वजह से हम प्ले-ऑफ से बाहर हुए थे। अदरवाइज़ वही बात है कि प्ले-ऑफ में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 टीमें तो वैसे ही थोड़ी-सी जो है ना होती हैं। ख़ैर बेसिस मेरे ख़्याल में ये 8 प्लेयर के आने से 7 प्लेयर तो वो सीधे-सीधे आपकी प्लेइंग 11 में हैं। हुँ, तो मेरे ख़्याल में इसमें बेसेस कवर थी। इसमें आपके ओपनिंग सेट है हेल्स और मनरो, इवन के मनरो आपके नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे। लेकिन अगर आप कह लें कि ये दोनों ओपनर्स हैं और उसके बाद नंबर टॉप 3 में आपको एक बैटर चाहिए था ड्राफ्ट में। और उसके बाद आपके जो मिडल ऑर्डर में 4 थे, उसमें आपके पास 3 ऑलराउंडर्स भी थे। इवन के आज़म को भी ऑलराउंडर कह लें, तो वो चारों ही आपके कवर थे। शादाब नंबर 4 के ऊपर, 5 पे आज़म, 6 पे इमाद और 7 के ऊपर फ़हीम। तो मेरे ख़्याल में 2 आपके ऊपर टॉप 3 में आपको मिल गए और 4 उसके बाद आपको मिडल ऑर्डर में। तो ये मेरे ख़्याल में 6 तो आपके यहाँ पे ही हो गए थे, और उसके बाद फिर नसीम शाह आपके बॉलिंग में जो लास्ट 4 में चाहिए थे, उनमें आपको एक बॉलर नसीम भी मिल गए। रुमान रईस को भी मैं साइड पे कर रहा हूँ कि ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेइंग 11 में आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें नज़र आएँगे। क्योंकि वही है, वो सारे मैचेज़ खेलेंगे भी नहीं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में लोकल बॉलर्स बहुत कम हैं। हुँ, वो फिर आपको उमैद आसिफ और क्या कहते हैं सुहेल खान टाइप इस तरह की, या सुहेल तनवीर तो खैर अब छोड़ गया। तो इस तरह के बॉलर्स या आपको अनवर अली टाइप इस तरह के मिलते हैं, तो मेरे ख्याल में उन सब से अभी भी बेहतर हुँ, अगर आपने उनसे 2, 3, 4 मैचेज़ उनको खिलाने हैं, कहीं पे किसी बंदे को रेस्ट देने के लिए, या आप समझते हैं कि इनकी जगह बन जाएगी, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में रुमान रईस बेहतरीन ऑप्शन। अभी टी10 में भी ये खेल रहे थे और वहाँ पे भी 1-2 ओवर्स इनके, टी10 खैर इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं करते, लेकिन उनकी वीडियोज़ देखी थी तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग वहाँ पे ये कर रहे थे।
तो मेरे ख्याल में ये 3, 4, 5 मैचेस निकालने के लिए, बैकअप के लिए बेंच के ऊपर मेरे ख्याल में ये बेहतरीन है। इवन कि ये अगर परफॉर्म कर जाए तो मे बी ये रेगुलर भी खेलते रहें, लेकिन इनकी फिटनेस के इश्यूज रहते हैं तो मेरे ख्याल में ये सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। ये आप कह लें कि ये बेंच स्ट्रेंथ के लिए आप किसी भी नसीम को आपने रेस्ट देना है, आप इसको शामिल कर सकते हैं। अभी जब बाकी प्लेयर्स जो पिक किए हैं उनके ऊपर बात करेंगे तो इसको फिर मजीद डिस्कस करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन था कि इसको देख के आपको क्या लग रहा था, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रिटेंशन थी। और रिटेंशन वो होती है जो आपकी प्लेइंग 11 में प्लेयर आपके आते हों। अक्सर हम टीम्स में देखते हैं वो जो रिटेंशन करते हैं वो 3-4 प्लेयर तो खेलते ही नहीं पूरा सीजन, हुँ, लेकिन उनको वो रिटेन करते हैं। कभी भी समझ नहीं आई कि उनकी वो क्या थॉट प्रोसेस होता है कि वो 2-3 प्लेयर इस तरह के भी रिटेन करते हैं जिनको उन्होंने कभी भी नहीं खिलाना होता। पूरा-पूरा सीज़न बाहर रहते हैं। तो उस हिसाब से ये वाक़ई दिमाग से इन्होंने सिलेक्शन की है। इवन कि ये 8 के 8 की आपकी प्लेइंग 11 में आते हैं, लेकिन अगर रुमान को बाहर कर दें, तो साथ के साथ आपके ये लगातार खेलेंगे। ये ऐसे प्लेयर हैं, मैच 1 से लेकर एंड तक ये जाएँगे आपके। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपकी टीम अगर आगे पहुँच जाएगी, तो आप लाज़मी नसीम शाह की जिस तरह के ज़ाहिर है पाकिस्तान का प्रीमियम बॉलर है, तो आप उसको रेस्ट लाज़मी देंगे इस दफ़ा। तो हेल्स भी और मनरो भी, इनको भी थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं, कब इनकी फैमिली पीछे से कॉल कर ले कि 2 दिन के लिए आ जाओ, तो वो चले जाएं। अदरवाइज ये वो प्लेयर्स हैं कि सारे मैचेस खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी रिटेंशन इनकी ही थी हुँ। कि इनके सारे 8 के 8 प्लेयर्स जो है ना इनकी प्लेइंग 11 में फिट इन हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन रिटेंशन है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ज़रा जो है हम एक्चुअल जो इन्होंने ड्राफ्ट से जो स्क्वाड पिक किया है, ज़रा उसको एक नज़र देख लेते हैं और फिर उस पे मज़ीद बात करते हैं। तो ऑब्वियसली पहले अगर हम देखें तो इन्होंने जो सबसे पहले पिक की वो जॉर्डन कॉक्स को इन्होंने वाइल्ड कार्ड करके प्लैटिनम में पिक किया। पिछले जी, जी। सीजन्स में हमने देखा कि गुरबाज के साथ वो जाते थे। तो बिफोर यू से एनीथिंग अबाउट जॉर्डन कॉक्स, आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद इस बार गुरबाज के लिए क्यों नहीं गया, जबकि वो पिछले 2-3 सीजन से उसको लेके चल रहे थे? तो वही वाली बात है कि वो अक्सर हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि इसको प्लाटिनियम में पता नहीं किस बेसिस पे ये ले लेते हैं। और मैं भी इसी चीज़ से हैरान था कि इस प्लेयर को कोई भी जब क्योंकि ये 2 साल से पिछले 2 साल से ये खेल रहा था लगातार। तो जब इसको 2022 में लिया था तो उस टाइम पे बड़ा हैरान-कुन था कि उस टाइम भी इन्होंने पिक किया। ख़ैर चलें, यंग बैटर था, परफ़ॉर्म भी कर रहा था। तो अभी मेरे ख़्याल में 1 साल में इसने काफ़ी इम्प्रूव किया। इस साल अगर उसको ले लेते तो मेरे ख़्याल में वो बेहतर होता, लेकिन ख़ैर वो प्लाटिनियम में था, तो उसमें रिटेन करना काफ़ी मुश्किल था। आप उसको नहीं रख सकते थे। तो मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन ऑप्शन थी इनके पास। इनको एक फ़ास्ट बॉलर भी चाहिए था, जो इन्होंने प्लाटिनियम में पिक करना था। वो भी मैं बताता हूँ कि इन्होंने वो क्या प्लान था इनका। तो जॉर्डन कॉक्स जो है मेरे ख़्याल में पिछले साल ये लाहौर कलंदर की तरफ से थे। पूरा सीज़न हुँ, बाहर बैठे रहे हैं। मिड ऑफ द सीज़न ये आए थे और आई थिंक एक मैच में इनको खिलाया भी था। कोई 2-4 गेंदें इन्होंने खेली थी। मेरा ख़्याल ये शायद पिछले साल भी हमने रिसर्च की थी कि यार ये कौन है बंदा? तो पता चला था कि इसने वहाँ पे टी20 ब्लास्ट का फाइनल एक जिताया था 2021 में। कैंट काउंटी की तरफ से ये खेलता है। तो पिछले साल भी उसकी वही परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस साल उसकी सीवी में थोड़ा-सा जो है ना वो एडिशन हो गया है, जिसकी वजह से अभी ये लीग्स में काफ़ी इसकी माँग जो है ना वो बढ़ गई है। तो इनका बेसिकली प्लान ये था कि इनको चाहिए था एक बॉलर प्लाटिनियम में। तो उसमें इनका प्लान था कि टाइमर मिल्स को ये लेंगे। जैसा कि वो रेहान उल हक ने बताया भी था, उनकी एक वीडियो भी इन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड में। तो इनका प्लान था कि टाइमर मिल्स को ये लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने इनका ये प्लान था कि हम मिल्स को डायमंड में जाके ले लेंगे, अगर उससे पहले कोई लेगा तो हम आरटीएम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि पिछले साल टाइमर मिल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था, लेकिन वो आया नहीं था क्योंकि इंजरी हो गई थी उसको। हुँ, तो फिर इनके पास ये ऑप्शन थी कि ये नीचे से किसी भी प्लेयर को उठा सकते थे ऊपर। क्योंकि जॉर्डन कॉक्स, आपने अगर देखा हो तो मुल्तान ने भी ट्विटर के ऊपर एक वीडियो अपनी जो है ना पिछले दिनों की है, वो सारा जो उनका प्रोसेस था उसकी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो अपलोड की है। उसमें भी अगर डॉक्यूमेंट्री में हमारे जैसा बंदा तो ज़ूम करके देखता है कि पीछे क्या नज़र आ रहा है। तो उसमें मैं देख रहा था कि जॉर्डन कॉक्स उनकी लिस्ट में भी थे।
तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको पिक नहीं करता तो मुल्तान डेफ़िनेटली इनके लिए जा सकता था और लाहौर कलंदर भी डेफ़िनेटली इनके पास जाता क्योंकि ये विकेट कीपर भी हैं, तो लाहौर कलंदर को वैसे भी चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये फिर इनकी प्लानिंग थी कि हम जॉर्डन कॉक्स को वाइल्ड कार्ड यहाँ पे कर लेते हैं। और अब लाहौर कलंदर के पास तो ऑप्शन नहीं थी कि वो यहाँ पे आरटीएम यूज़ करते क्योंकि उनके पास जो वो प्लान कर रहे थे वो उनका थोड़ा-सा डिफरेंट प्लान था। ख़ैर उनका इरादा था कि शायद ये हमें वैसे ही मिल जाएँगे। लेकिन ख़ैर टी10 लीग में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था। तो वहाँ से फिर इनका सितारा जो है ना वो चढ़ गया, हर बंदा इनके पीछे था कि जॉर्डन कोक्स को पिक किया जाए। तो काफ़ी इम्प्रूव इन्होंने किया अभी बिग बैश में। अभी कल के मैच में ख़ैर इनकी टीम तो हार गई। थोड़ा-सा स्लो खेला, 47 कल भी किया। तो एक छक्का काफ़ी इन्होंने लंबा लगाया, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी पिक है। यहाँ पे इनको एक विकेट कीपर भी मिल गया। जैसे कि गुरबाज था इनके पास। गुरबाज को इसीलिए नहीं किया क्योंकि जॉर्डन कॉक्स को इन्होंने पिक करना था। वो भी विकेट कीपर था, ये भी विकेट कीपर है। और हुँ, वो भी अग्रेसिव बैटर था और ये भी अग्रेसिव के साथ ये थोड़ा-सा रिलायबल भी है। और अभी रिसेंटली इसकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और बड़ी फ़ॉर्म में चल रहा था। तो इसलिए मेरे ख़्याल में रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर ये नहीं गए और जॉर्डन कॉक्स की तरफ गए हैं। वैसे भी अफ़गानिस्तान का वो थोड़ा-सा सीरीज़ का भी इश्यू था कि इसके दौरान जो है ना उनकी शायद कोई सीरीज़ प्लान हो रही है या हो चुकी है, आई डोंट नो। लेकिन कोई इस तरह का भी सीन था अवेलेबिलिटी का, तो अफ़गानी प्लेयर को मेरे ख़्याल में इस तरह भी इसलिए भी ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया गया। क्योंकि अब पीएसएल में हमारी टीम का यही इश्यू होता है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन एक दफ़ा टूट जाए, जो कि मुश्किल से बनता है, अगर वो हुँ, टूट जाए तो फिर वो सारा टीम जो है ना वो इधर-उधर बिखर जाती है, जैसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पिछले साल भी हुआ था कि इनके सारे प्लेयर चले गए थे। 1-2 दिन के लिए हेल्स चला गया, फिर मनरो इंजर्ड हो गया, तो इस तरह के इश्यूज़ इनके साथ आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में जॉर्डन कॉक्स एक हॉट पिक है, सारी टीमें इसके पीछे जाना चाहती थी, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया और इनकी बेसेस कवर हो गई हैं। जो मैं कह रहा था कि एक लूप था, वो होल था टॉप 3 में कि एक हुँ। बंदा आपको चाहिए। वो आप बेशक डोमेस्टिक से मतलब पाकिस्तान का उठाते, लोकल उठाते या फॉरेनर उठाते। तो मेरे ख्याल में मनरो और हेल्स के साथ जॉर्डन कॉक्स वहाँ पे आ गए। आपका बैकअप विकेट कीपर भी है। अगर आपने आज़म को कहीं पे रेस्ट करना हो, जो कि डेफिनिटली रेस्ट तो नहीं करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई इश्यू हो जाए, तो आपके पास बैकअप विकेट कीपर भी मौजूद हो। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन चॉइस है और जॉर्डन कॉक्स जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ओपनिंग करेंगे डेफिनिटली हेल्स के साथ। हुँ। तो ये बेहतरीन पिक है मेरे ख्याल में और इमानुल्लाह गुरबाज से तो ये बड़ी अच्छी पिक है मेरे ख्याल में। नहीं, रहमानुल्लाह गुरबाज़ का जो मेरी जो रीडिंग थी ना वो यही थी कि वो स्टार्ट्स उसको मिलते थे मगर वो कभी भी बड़ा स्कोर उस तरह से नहीं करता था, बहुत जल्दी में रहता था। तो ऑब्वियसली मेरे ख़्याल से एक वजह ये हो सकती है कि वो उसको उन्होंने रिप्लेस जॉर्डन कॉक्स इसीलिए किया होगा कि अगर एक बंदे को स्टार्ट मिल जाए तो वो बंदा आखिर तक खेले, बनिस्बत इसके कि वो अपनी विकेट क्रूशियल मोमेंट में फेंक कर आ जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी पिक थी। बस थोड़ा-सा मुझे ये लगा था कि गुरबाज़ को वो हमेशा से प्लैटिनम में पिक करते हुए आए थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद इस बार भी वो गुरबाज़ की तरफ ही जाएँगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अ, टाइमल मिल्स की थोड़ी-सी मुझे पिक बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, वो डेथ में भी अच्छी ज़्यादातर वो डेथ में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराता है। पाकिस्तानी कंडीशंस में ही कैन बी अ वेरी यूज़फुल बॉलर, मगर उसका सबसे बड़ा इश्यू फिटनेस का है। और अगर हम इस्लामाबाद की ओवरऑल बॉलिंग स्क्वाड अगर हम देखें तो उसमें इंजरी प्रोन या फिटनेस के जो इश्यूज हैं ना वो बॉलर्स में ज़्यादा है। आपको भी पता है ऑब्वियसली नसीम अभी इंजरी से वापस आ रहा है, तो नोबडी नोज कि वो किस तरह से वो रिकवर करता है। हम ऑलरेडी शाहीन को देख रहे हैं कि वो अपनी इंजरी से जब से वापस आया है, आ, वो उस तरह से 100% नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली नसीम का भी वही इशू रहेगा। फिर टाइमल मिल्स की फिटनेस हमेशा से बहुत ही क्वेश्चनेबल रही है, वो मेजर टूर्नामेंट्स में नहीं खेल पाता अपनी फिटनेस की वजह से। और फिर ऑलरेडी हमारे आपने जो है वो रोमान रईस को भी रखा हुआ है जिनको फिटनेस के इश्यूज हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। मगर जो नेक्स्ट पिक जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ऑब्वियसली मैंने इनको थोड़ा बहुत सीपीएल में देखा है, मगर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद इनको पिक करेगी, वो है मैथ्यू फोर्डे। जी। इनके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, आपको कैसी लगी ये वाली पिक?
यार इसको मैथ्यू फोर्ड को देख के और इसका जो एक्शन था, जो सेलिब्रेशन है, उसका तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि वो जो कैरिबियन फ्लेवर है ना, उसका एक अपना ही मजा है। और मेरा एक दोस्त है नेपाल से, नाइन सिंह, मैं उसको जरूर मेंशन करूंगा। वो मुझे कहता होता है कि भाई अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है ना, तो आपकी टीम में एक वहां का होना चाहिए। मैं वर्ड वो यूज नहीं कर रहा, कि वो एक टीम में होना बहुत जरूरी है। तो वो एक कैरिबियन का होना टीम में बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई भी चैंपियनशिप जीतेंगे। तो वो अक्सर होता भी ऐसा है कि वो इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं T20 के, कि डेफिनेटली जो भी टीम जीतती है उसमें एक आधा तो वो होता है। हम्म। तो वो अक्सर कहता होता है कि यार इसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में मैथ्यू फोर्ड के आने से वो वाली जो चीज़ है ना, वो भी पूरी हो गई है, क्योंकि पहले चैडविक वार्टन था लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था। तो अभी मैथ्यू फोर्ड को बस हमने समझ लें कि इसी करिश्माती समझ लें कि जगह से आया है। तो इस वजह से हमने उसको लिया। खैर इसका भी देखें तो रिसेंटली इसने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है उसमें डेब्यू भी किया इसने ओडीआई हम्म। में। मैथ्यू फोर्ड ने तो पहले ही मैच में इसने 3 विकेटें भी ली थी वहां पे। और उसके बाद जो इनका डेब्यू हुआ है वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो पहले ही मैच में इनको 3 ओवर्स में जो इसका T20 फॉर्मेट का था उसमें 54 रन इनको पड़े। कोई विकेट नहीं 3 ओवर्स में। वनडे का डेब्यू इनका अच्छा हुआ है, लेकिन खैर इनका T20 का डेब्यू इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल सीपीएल में वही एक मैच में इन्होंने 3 विकेटें ली थी, और बड़ी जबरदस्त इन स्विंग के ऊपर इन्होंने एक बोल्ड किया था। उसके बाद जो इनकी सेलिब्रेशन थी वो देख के बड़ा मजा आया। खैर ये मीडियम पेसर बॉलर्स हैं। बॉलर है मैथ्यू फोर्ड, आई थिंक 130 के अराउंड ही बॉलिंग करता है। जैसे आपको पता है कैरेबियन में वो सबको बैटिंग का ज्यादा मजा आता है, हम्म। और बॉलिंग भी जैसे आंद्रे रसल टाइप है। और इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे उनके डोमेस्टिक में भी और सीपीएल में, इवन ये लंका प्रीमियर लीग में भी एक सीजन ये खेला है, और वहाँ पे भी इसने बैटिंग के साथ एक 50 थी इसकी वहाँ पे। तो वहाँ से इसका ना थोड़ा सा नाम निकला था कि ये प्लेयर बैटिंग में काफी अच्छा है। लेकिन अभी खैर ये खेल रहा है एज ए बॉलर, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बेसिकली एक ऑलराउंडर है। बैटिंग का अभी वेस्ट इंडीज की तरफ से एज सच इसको अभी चांस नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में कहा यही जा रहा है कि ये एक अच्छा ऑलराउंडर साबित हो सकता है। और जिस तरह का आंद्रे रसल या डवेन ब्रावो एक फ्लेवर लेके आते हैं, ये मतलब फ्यूचर में उस तरह का एक प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। लेकिन ये है कि टीम में इसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आई थिंक के मैच तो डेफिनेटली इनको एक आधा तो ये देंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, क्योंकि ये सबको बॉलर्स को तकरीबन ये सारे ही ट्राई कर लेते हैं एक आध। हम्म। क्योंकि बॉलिंग में इशू था, सबको मार पड़ती थी, तो इस वजह से सबको मौका मिल जाता था। लेकिन अगर बॉलिंग इनकी सॉर्ट आउट होगी, जो फर्स्ट चॉइस बॉलर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो शायद इनको मौका ना मिले। लेकिन अगर वहां पे कोई थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, और जैसे आपने फिटनेस का भी जिक्र किया कि रोमान का भी फिटनेस के इश्यूज हैं, अमर मिल्स के भी हैं, नसीम शाह भी इंजरी से आ रहा है। तो वो बात है, अगर वहां पे खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाए, तो फिर मैथ्यू फोर्ड को मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में ये एक वो एक प्लेयर एक आधा ऐसा हर टीम लेके आती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। इस तरह का एक प्लेयर होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। तो मैं इसको लेके वैसे काफी एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसको स्टार्टिंग में इसको जो है ना वो खिलाया जाए। हम्म। तो थोड़ा सा मैं पसंद करता हूँ ये ना, थोड़ी सी फास्ट बॉलर वाला। खैर फास्ट तो ये इतना नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, इनका जो जो फ्लेवर ये लेके आते हैं ना, उसका एक अपना ही मजा है देखने। तो उसके हिसाब से मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसको लेके। मेरे ख्याल में एक अच्छी अच्छी पिक है, क्योंकि बेसिकली ज्यादातर तो ये आपका बेसिकली बैकअप है, हम्म। आपका ऑलराउंडर बैकअप है फॉरनर में। जैसे अभी आप आगे आप देखेंगे टॉम करन को इन्होंने सप्लीमेंट्री में जाके आई थिंक पिक किया था। तो वो समझ लेंगे टॉम करन और मैथ्यू फोर्ड, ये आपकी सेकंड चॉइस फॉरनर बॉलर्स हैं, जो कि आप बेंच के ऊपर आके बैठेंगे, और अगर आपकी जगह बनेगी तो फिर ये आएंगे। और पहली चॉइस जो टॉम करन होंगे, और उसके बाद भी पीछे मैथ्यू फोर्ड है। तो मेरे ख्याल में आपके पास पूल काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में एक अच्छी ऑप्शन है, नॉट बैड। नहीं, सही कह रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि इन्होंने जो इस मैथ्यू फोर्ड की जो पिक की है, वो टिमाल मिल्स और रोमान रईस का एज अ बैकअप इन्होंने लिया है, क्योंकि इंजरी के इश्यूज या फिटनेस के इश्यूज इन दोनों बॉलर्स के साथ हैं। और
अगर इनको पूरा सीज़न खेलना है तो इनको मैनेज करना पड़ेगा उनका वर्कलोड, तो इस तरह का ऑप्शन होना होना चाहिए टीम के अंदर। नेक्स्ट जो पिक्स हैं दोनों को इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों मेरे हिसाब से सिमिलर प्लेयर्स हैं। इसी तरह का एक प्लेयर इनके साथ पिछले सीजन्स में रहा है मुबस्सिर खान। उसको ना लेना इस सीज़न में मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि मुझे लग रहा था कि वो शायद उसको दोबारा पिक करेंगे, मगर इंस्टेड उन्होंने सलमान अली आगा और कासिम अकरम दोनों को लिया है, जो कि ठीक है कि सलमान अली आगा की अच्छी परफॉर्मेंसेस है इंटरनेशनल लेवल पे, मगर देखा जाए तो दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। तो आपको इन दोनों की पिक्स कैसी लगी इस साल? मुबस्सिर के बारे में थोड़ा-सा मैं उसको यहाँ पे प्रेज़ करना चाहूँगा कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपके डोमेस्टिक में अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, तो वो बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। वो नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करता है। डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में देख लें, वो हर साल बैटिंग के साथ भी परफ़ॉर्म करता है, बॉलिंग में भी। ऊपर से फिर वो लिस्ट ए में भी परफॉर्म कर रहा है, तो हर जगह पे वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है, मतलब एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। तो लेकिन उसको ओवरऑल भी पाकिस्तान के सर्किट में भी अ, इतना प्रमोट नहीं किया जाता, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में वही हमारा कल्चर ऐसा है कि जिसकी थोड़ी सी पीआर होती है, उसकी वजह से वो पीआर इतनी उसकी कर प्रमोट कर देते हैं उस बंदे को कि हमें लगता है कि हाँ वाकई इसमें टैलेंट ज्यादा है, और जो टैलेंटेड होता है वो इग्नोर हो जाता है। तो वही बात है कासिम अकरम की। कासिम अकरम की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो भी पैचेस में है, और इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। लेकिन अगर मुबस्सिर की देखी जाए तो वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हम्म। लेकिन कासिम अकरम का वही है कि उसकी पीआर जरा हैवी है, तो हमें लगता है कि और पिछले सीजन में जब पिक किया था मुबस्सिर को, उससे पहले पिछले से पिछले सीजन में, क्योंकि 2 सीजन आई थिंक कासिम अकरम रहा है कराची के पास। हम्म। तो जब पिक किया था तो पहले कासिम अकरम को इस्लामाबाद ने पिक किया था, फिर इसके ऊपर आरटीएम यूज किया था कराची किंग्स ने। हम्म। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खैर कासिम अकरम को पहले से ही लेना चाह रहा था, तो इस दफा खैर कराची को नहीं चाहिए था, तो इनको मौका मिल गया तो उसको ले लिया। तो खैर इतना बुरा प्लेयर नहीं है, और वाकई अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये भी। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स में यही है कि जिसका थोड़ा सा नाम बन जाता है, अभी यंग ही होता है 19-20 साल का, थोड़ा सा भी उसका नाम आता है, अभी वो पाकिस्तान भी नहीं खेलता, थोड़ा सा डोमेस्टिक में या पीएसएल में उसका नाम बन जाता है, सोशल मीडिया पे डिस्कस होना शुरू हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है उसके बारे में, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो अपने रास्ते से साइड पे हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस प्लेयर के साथ भी वही है, जैसे हैदर अली के साथ हुआ, मूसा खान के साथ हुआ, तो हम्म। इस तरह और भी काफी प्लेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये कासिम अकरम भी उनमें से ही एक लड़का है। और बाकी थोड़ा सा कराची की मैनेजमेंट में भी थोड़े से इश्यूज थे, आपको पता है, उसकी वजह से वो भी प्लेयर्स को इतना अच्छा हैंडल नहीं करते। तो इस्लामाबाद में भी खैर कुछ प्लेयर्स को ये बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, कुछ को इन्होंने भी ज़ाया किया है, जैसे आप पहले ज़फ़र गोहर की बात कर रहे थे। एक अच्छा बॉलर था, लेकिन अमाद बट काफ़ी अरसा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा, वो भी अभी खैर वो पिक भी नहीं हुआ। तो इसी तरह काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि इस्लामाबाद में भी रह के वो ज़ाया हो गए हैं। तो वो भी डेफ़िनेटली आपके पास इतनी आप प्लेयर 20 प्लेयर आप पिक करते हैं, खिलाने आपने 11 ही होते हैं, तो कुछ प्लेयर्स ऐसे रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ आपने बात की आगा सलमान की, तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, आगा सलमान जैसे पिछली दफा शोएब मकसूद को लिया था, अब शोएब मकसूद की जगह पे इनको लिए, यानी कि ये आपके पास बैकअप है मिडिल ऑर्डर के लिए। आप नंबर 3 के, ये 4 के लिए कह लें आप, कि इनको एज ए बैकअप लिया है। मेरा नहीं ख्याल कि आगा सलमान को मैचेस मिलेंगे। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा बिल्कुल, तो मे बी अब शादाब नहीं परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, आजम नहीं परफॉर्म करेगा फिर भी खेलेगा, फ़हीम और इमाद नहीं परफॉर्म करेंगे वो फिर भी खेलेंगे। तो 4, 5, 6, 7 के ऊपर तो आपके पास जगह ही नहीं है। 4, 5, 6 बेशक जो भी ऊपर नीचे आ जाता है, इस्लामाबाद का कोई एक पैटर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी 4, 5, 6, 7 के ऊपर यही है। और टॉप 3 में आगा सलमान मेरा नहीं ख्याल कि वो खेल सकता है। और कासिम अकरम को भी ये टॉप 3 में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि टॉप 3 में आपके फॉरनर्स ही रहेंगे। हम्म। तो अगर कहीं पे आपको आगे चल के अगर इमर्जिंग कैटेगरी में आपको कोई बैट्समैन ऊपर खिलाना पड़ जाता है, जैसे इन्होंने शामिल हुसैन को लिया है, उसको आप खिला लेते हैं ऊपर, और कोई फॉरनर आपका बाहर बैठा हुआ है टॉप 3 में से, तो फिर कहीं पे जाके एडजस्ट करने के लिए शायद आगा सलमान को मौका मिल जाए। लेकिन कासिम अकरम आई थिंक के इनको
7-8 के ऊपर, जैसे मुबस्सिर को एज ए बैटिंग तो उसकी हम यूज नहीं कर रहे थे, ये उसको एज ए बॉलर ही वो ले रहे थे, 1 या 2 ओवर भी वो करता था। और सम टाइम इनके पास प्लेयर्स नहीं होते थे, उसने ओपन भी की हुई है, लेकिन बैटिंग के साथ उसकी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ऑल्दो कि वो बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। वो प्लेयर बड़ा अच्छा है, मैं उसको चाहूंगा कि वो पाकिस्तान के सर्कल में मतलब टेस्ट और ओडीआई का एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, लेकिन T20 में मेरा ख्याल है कि शायद वही बात है, मैं अभी पीआर के साथ ही जाऊंगा कि कासिम अकरम मुझे लगता है कि T20 के हिसाब से वो थोड़ा सा उनसे बेहतर हैं, और शायद वो वहाँ पे कराची में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि एक मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था पिछले सीजन में, लेकिन मुझे लग रहा है कि कासिम अकरम उनसे थोड़ी सी बेहतर चॉइस हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, असल में एक बात बड़ी अच्छी की आपने कि ये जो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ना, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, कराची में हो या किसी और फ्रेंचाइज में हो, इनको एक तो इनके जो जो जिस नंबर पे ये खेलते आते हैं डोमेस्टिक में, एक तो इनको वो नंबर नहीं मिलता। ठीक है। इन इस तरह के प्लेयर्स को ये लोग बहुत ज़्यादा शफल अराउंड करते हैं, जैसे आपने मुबस्सिर खान के साथ देखा कि वो जनरली वो हमने देखा है कि वो पाँचवें छठे नंबर पे आगे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, मगर इस्लामाबाद ने उनको कभी भी उस तरह से जब भी यूज़ किया, एक तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया उस तरह से, और ज़्यादातर मैचेस में उनको इस अपॉर्चुनिटी कंसिस्टेंट मिली भी नहीं। हाँ, कासिम अकरम के साथ भी हमने कराची में यही देखा कि एक सीज़न में उनको चांस मिला, उन्होंने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली, पिछले सीज़न में उन्होंने 1-2 मैचेस खेले, नहीं परफॉर्म हुआ, बाहर हो गए। तो ये जो यंग प्लेयर्स होते हैं, ये हम लोग को, मेरे असेसमेंट ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हम लोग जो PSL 9 में या PSL में ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा यंग टैलेंट बैटिंग के हवाले से जो वो उस तरह से ग्रूम नहीं होता, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारी फ्रेंचाइजेस बैटिंग टैलेंट को उतना चांस नहीं देती जितना वो बॉलिंग टैलेंट को देती है, क्योंकि वो बॉलर्स को इमर्जिंग में खिलाते हैं, इमर्जिंग आपको खिलाने ही खिलाना है हर मैच के अंदर, उसमें वो फिर भी बॉलर्स पे चांस ले लेते हैं, मगर वो बैटिंग में चांस नहीं लेते। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है साइम अयूब का, आपको याद होगा PSL 6 में क्वेटा ने उठाया इमर्जिंग में, उनको चांस दिया, नहीं चल सके, उन्होंने अगले सीजन में उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब वो जब उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जब उसकी फॉर्म लग गई, पेशावर ने उठा लिए, तो देन हमने बहुत सुना कि जी क्वेटा ने साइम अयूब की ट्रेड के बारे में बोला है और उसकी ट्रेड के बारे में बोला है। तो हम लोग शायद, हमारी जो फ्रेंचाइजेस हैं वो शायद बैटिंग टैलेंट के साथ वो उतना पेशेंस नहीं दिखाते जितना वो बॉलिंग टैलेंट के साथ दिखाते हैं। तो आई होप कि सलमान अली आगा या कासिम अकरम, क्योंकि ये मुझे दोनों प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इनको ज़्यादा चांस मिले, ज़्यादा ये फ्रेंचाइजेस के लिए परफॉर्म करें। अ, दूसरा जो इसमें, अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत नोटिसेबल है इस बार इस्लामाबाद के स्क्वाड में, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस लिए हैं, और जैसे कि नेक्स्ट पे का आप शहाब खान की देखें, या भी जो रिसेंटली नेशनल T20 हुआ है उसमें, आई थिंक ये शायद बेस्ट बॉलर थे। जी आई जी भाई। थिंक ये शायद एबटाबाद से खेल रहे थे। जी अ, एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली लेफ्ट आर्मर हैं ये भी, और बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो इन्होंने इस बार इस्लामाबाद ने काफ़ी बॉलिंग टैलेंट उठाया है। तो उसकी आपको वजह क्या लगती है कि इतना ज़्यादा बॉलिंग टैलेंट इस्लामाबाद ने इस बार क्यों उठाया जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी तो इधर से स्टार्ट की थी कि सबसे बड़ी जो वीकनेस है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो बॉलिंग ही रही है, है? और बॉलिंग की ही वजह से हम, हालांकि पिछले सीजन में जब हम बाहर हुए थे एलिमिनेटर में, तो उस टाइम पे हमें बैटिंग ने मायूस किया था, हम बैटिंग की वजह से हो गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें भी हम जल्दी आउट कर सकते थे उनको। पेशावर ज़ल्मी थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर गए। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ओवरऑल बॉलिंग की वजह से ही इस्लामाबाद रह जाता था पीछे। तो पिछले साल भी इन्होंने फोकस किया था, लेकिन वही 3 जो इंग्लिश बॉलर्स इन्होंने लिए थे, वो तीनों ही नहीं आए थे, तो फिर वही प्रॉब्लम बन गया। तो इस दफ़ा भी इन्होंने खैर पिक तो किए हैं, फिर वही कोशिश की है इन्होंने, इंग्लिश अभी भी 2 बॉलर्स इन्होंने पिक किए हैं। लेट्स सी कि वो टाइमर मिल्स के बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता, उसकी फिटनेस का क्या होता है, क्योंकि वो तो इंग्लैंड की तरफ से भी 1-2 मैच खेलता है, ये और रीस टॉपले 1-2 मैच खेलते हैं और फिर इंजर्ड हो जाते हैं।
तो बॉलिंग टैलेंट की जैसे आपने बात की कि इनको चाहिए यही था कि इनके जितने मर्ज़ी इंजर्ड हो जाएँ, फिर इनके पास पीछे एक बॉलर पड़ा होना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने जैसे अब वो लाहौर कलंदर वाले मज़ाक भी बना रहे हैं, तो ख़ैर मज़ाक बनाने के इसके बाद मैं बताता हूँ कि वो कह रहे हैं कि पूरी फैमिली हम फैमिली हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना उसने फैमिली ही ले ली है। हम्म, हम फैमिली बनाते हैं तो वो फैमिली ही ले आए। तो ये मेरे ख़्याल में वो भी क्योंकि 2 जीत गए हैं चैंपियनशिप, तो अब उनका भी थोड़ा-सा दिमाग जो है ना वो हाई हो गया है। जिस तरह से आपकी कराची किंग्स के ओनर ने कहा था लाहौर को बेचारे, तो बेचारे। उसके बाद फिर कराची हो गया बेचारे। तो अभी मेरे ख्याल में उन्होंने इस्लामाबाद को जो है ना टारगेट किया है, तो मेरे ख्याल में ये उल्टा पड़ सकता है उनके ऊपर। हम्म, इवन कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस तो कह रहे हैं कि पहला ही मैच लाहौर के साथ है, तो तीनों शाह जो है ना वो खिला दो। हम्म, रिजल्ट की हमें टेंशन नहीं है, बस तीनों शाह जो है ना लाहौर के कलंदर के खिलाफ खिला दो, तो यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो मेरे ख्याल में यही स्ट्रेटजी है इनके पास, कि ये चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर टाइमल मिल्स इंजर्ड हो जाते हैं, रुमान रईस को कुछ हो जाता है, तो इनके पास पीछे बैकअप हो। अगर इनको लेफ्ट आर्म चाहिए तो वो भी इनके पास है। फर्स्ट चॉइस तो डेफिनेटली टाइमल मिल्स होंगे इस स्क्वाड में, क्योंकि आपको एक 3 आपके ऊपर हो जाएँगे टॉप 3 में, तीनों फॉरनर और चौथा फॉरनर ये खिलाएँगे टाइमल मिल्स को। तो अगर मिल्स नहीं होगा, आपके पास लेफ्ट आर्म नहीं होगा, तो आपके पास फिर सेकंड चॉइस पे होगा रुमान रईस को आप शामिल करेंगे। अगर वो भी आपके पास नहीं है, फिर भी आपके पास एक और लेफ्ट आर्मर होगा शहाब खान की सूरत में। हम्म, तो मेरे ख्याल में ये जो एक लेफ्ट आर्म तो लाजमी चाहिए आपको टी20 में। तो मेरे ख्याल में ये तीन, वो एक स्पॉट के लिए इन्होंने 3 बॉलर्स लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शहाब खान जो है ना वो रेगुलर खेलेंगे यहाँ पे नंबर 8 के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी प्लेइंग 11 अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पे 8 पे शहाब खान की जगह बनती है, और इनको बनानी भी चाहिए। लेकिन इनके पास क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इनके जो टॉप 7 है उसमें भी इनके 3 पूरे बॉलर हैं, जो बॉलिंग 4 ओवर करते हैं, मतलब फहीम उसमें शामिल होंगे, इमार और शादाब। तो आई थिंक अगर ये चाहें तो बेशक इनको एक या 2 बॉलर ये खिलाएं, फिर भी इनके 5 पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाएंगे हर मैच में, हम्म, क्योंकि इनको बॉलिंग की वजह से ही, क्योंकि शादाब के भी 4 ओवर एज ए फैन हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार अब ये तीसरा ओवर भी करने आएगा, फिर अभी इसने चौथा भी करना है, यार ये तो मसला बन जाएगा। और उसके लिए फिर वो मुबस्सिर 1 ओवर बीच में करता था, हम्म, वो कहीं अच्छा कर गया, कहीं मार खा गया। तो मेरे ख्याल में वो सारी बेसेस को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा बॉलर्स की तरफ ये गए हैं, क्योंकि बैटिंग का इनको पता है, ऊपर से अगर हेल्स या मनरो कोई एक भी चल गया तो मैच चला जाएगा, अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर नीचे से किसी ने भी नहीं चलना। हम्म, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में ये भी कहते हैं ना कि इनके 11 बैटर होते हैं, तो फिर भी ये 100 के ऊपर आउट हो जाते हैं। पिछली दफा आई थिंक 89 के ऊपर लाहौर के अगेंस्ट हो गए थे आउट। तो वो भी मजाक था कि यार 11 बैटर खिला के फिर भी आपने 90 किया है, मतलब 2 घंटे पहले आपने मैच खत्म कर दिया है। तो वही बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई चलेगा तो वो टॉप 4-5 में से जो भी चलेगा वो मैच जिता देगा, बैटिंग में से वो कर देगा। तो इनको अपनी बॉलिंग ही मजबूत करनी है। तो मेरे ख्याल में इनके 4 फास्ट बॉलर के साथ हर मैच में ये जाएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और उसी वजह से इन्होंने ये खिलाया है। और मुझे लग रहा है कि डेफ़िनिटली किसी मैच में आपको तीनों शाह मिल भी जाएँगे, इकट्ठे खेलते हुए। तो नहीं बैकअप वो तो बैकअप के लिए इन्होंने मेरे ख्याल सारी फास्ट बॉलर ले लिए। नहीं वो तो शाह की, जब दोनों शाह की पिक्स हुई ना तो वो तो बहुत मशहूर चल रहा था कि जी कि वो हमारे यहाँ होता है ना कि भाई बड़ा भाई बाहर जाएगा तो सबको बुला लेगा। तो वो यही हुआ है कि वो नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद में गए तो उन्होंने कहा भाई अपने दोनों भाइयों को भी जो है ना यहाँ जरा सेटल करवाएं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अम, और फिर एक और चीज़ जो मैं हमेशा से इस्लामाबाद के बारे में ही कहता हूँ कि भाई अगर ये चल गए तो चांद तक जाते हैं, वरना ये शाम तक फारिग हो जाते हैं बिल्कुल ही। ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो बॉलिंग पिक्स तो चले इन्होंने ज़्यादा लिए हैं, मगर उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि एक एलिमेंट ये भी है कि ऑब्वियसली जब आप पिक्स कर रहे होते हैं ना तो आप एक के सामने आपके पास एक टास्क होता है जो जो सीज़न आने वाला होता है। मगर कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये भी होता है यार कि अगर हमें इस बंदे को अगर हम आज पिक करते हैं तो आगे जाके हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी एक होती है कि यार कि हमने अगले 2-3 साल में फ्रेंचाइज को कहाँ लेके जाना है या कौन से प्लेयर्स के साथ आगे मूव ऑन करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी पिक्स ऐसी भी, एटलीस्ट मैं इस्लामाबाद की पिक्स को देख के ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पिक्स इस तरह से भी की हैं कि ये आगे जाके कुछ लोगों को
अपने सेटअप में ज़्यादा इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें तो रोमान रईस हैं या इमाद वसीम हैं, अब ये लोग उस तरह के प्लेयर्स हैं कि इनमें अब इनका एक बहुत लिमिटेड टाइम जो है वो देखने को मिलेगा हमें इन द फ्यूचर। तो आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, मगर मुझे ऐसे फील आता है कि जो इतने बॉलिंग ऑप्शंस जो मैं देख रहा हूँ इनके स्क्वाड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द प्लेइंग 11 डिस्कशन, मैं शायान को, अपने को होस्ट को वेलकम करना चाहता हूँ। इन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, और मैं सिर्फ उनसे ओवरऑल एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ ओवरऑल स्क्वाड पे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्लेइंग 11। तो शायान, वेलकम। अस्सलाम आप वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने ऑब्वियसली यूनाइटेड का स्क्वाड देखा है, तो एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से कि भाई किस तरह का स्क्वाड लग रहा है, क्या आपको इनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ लग रही है इस साल, एंड देन वी विल गो ऑन टू द प्लेइंग 11 डिस्कशन। ओवरऑल इन लोग की टीम बैलेंस तो लग रही है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोगों ने ज़्यादातर बॉलर्स और ऑलराउंडर से फोकस किया है। आपके पास इमाद वसीम है, फ़हीम अशरफ हैं, आगा सलमान, कासिम अकरम, तो आपके पास चार प्रॉपर, और शादाब खान भी हैं, तो आपके पास प्रॉपर 5 ऑलराउंडर्स हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग अप्रोच, समथिंग हम लोग पेशावर को देखते हैं हिस्टोरिकली इस अप्रोच पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कासिम अकरम का, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कासिम अकरम। आई होप उसको यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एज कम्पेयर टू द अपॉर्चुनिटीज़ ही गॉट इन कराची। हम लोग के लिए बड़ी बात है कि सर राना फ़हीम अशरफ भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में हैं, तो उनका भी एक बनता है, चांस बनता है। एंड अभी फैसल भाई कह रहे थे कि ये लोग 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे। आई जस्ट वांटेड टू आस्क के आर यू सेइंग दैट 4 प्रॉपर बॉलर्स या एक, मतलब फ़हीम अशरफ का इंक्लूजन, यानी 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स एंड फ़हीम अशरफ डूइंग द फोर्थ बॉलर ड्यूटी? उसमें उसमें ये है कि फ़हीम तो आपको पता है ना, आपने उसको ऑलराउंडर नहीं कहना। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मेन बॉलर है, फास्ट बॉलर वही है। क्योंकि अगर उसके बॉलिंग स्टैट्स आप देखें, 2020 को आपने जो है ना वो बीच में से निकाल देना है, उसके अलावा उसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है। बेशक वही आपकी वाली बात है कि 3 फास्ट बॉलर्स होंगे और उसके बाद चौथा जो है ना वो फ़हीम अशरफ को मैं भी इसी तरह देख रहा हूँ। जैसे आपके पास टाइमर मिल्स होंगे, नसीम शाह आपके पास, तो ये आपके पास प्रॉपर 2 हो गए और उसके बाद तीसरा आपको इमर्जिंग खिलाना है। वो आपकी मजबूरी है, आपको खिलाना ही पड़ेगा। वो आप उबैद शाह को खिलाएँ या हुनैन शाह को खिलाएँ, तो वो डेफ़िनेटली वो बॉलर ही हैं। वैसे तो वो बैटिंग भी कर लेते हैं, हुनैन शाह भी बैटिंग कर लेता है, उबैद शाह भी। आजकल आपको पता है यंगस्टर जितने भी आ रहे हैं, वो सारे ही थोड़ा बहुत जो है ना वो बैटिंग कर लेते हैं। तो उसी वही हिसाब है इनका भी, फ्यूचर में हो सकता है ये भी आपको ऑलराउंडर टाइप ही नज़र आएँ। नहीं कहा भी फैसल यही जा भाई, रहा है कि हुनैन हुनैन शाह भी ऑलराउंडर ही है, कहा भी ये जाता है। नहीं लेकिन फैसल भाई, उबैद जी, जी। एक बस कोई कमेंट में ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद ने अगर पिक किया है ना, तो उसका मतलब है वो बैटिंग करता होगा। मैंने ये बताया बात ना तो आपको लेकिन ये मेरे ख्याल में जब इन्होंने एंड में सप्लीमेंट्री में टॉम करन को पिक किया था ना, तो थोड़ा-सा मुझे मायूसी हुई। मैंने कहा यार ये सब कुछ अच्छा पिक करके खुश था बिल्कुल मैं ज़बरदस्त, लेकिन एंड पे जाके इन्होंने टॉम करन को ले लिया फिर। क्योंकि वही है ना आपको कि जो हमें नज़र आता है ना, जो हमें बता दिया जाता है कि ये इस तरह के एक टैग लग जाता है। अब टॉम करन के ऊपर ये टैग लग गया है कि ये मार ही खाएगा। इंग्लैंड ने भी इसको काफ़ी बैक किया है, ये 2-3 साल लगातार कोई मैच नहीं ये छोड़ता था, ये उनका मेन बॉलर होता था। फिर उन्होंने चेक कर लिया, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये छोटा भाई जो सैम करन है ना वो अच्छा है, उसको पकड़ लो और उसने वर्ल्ड कप भी जिता दिया। तो फिर हम्म, टॉम करन को उन्होंने फारिग कर दिया, उन्होंने कहा भाई अब तू एन्जॉय कर, जिधर मर्ज़ी खेल। इवन कि ये अभी बिग बैश में खेल रहा है और अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी पिछले साल सबसे जो अच्छी बॉलिंग की थी डेथ में वो यही था, टॉम करन ही था। लेकिन बस उसका इमेज एक ऐसा बन गया कि ये इसको आप अगर आप कहें कि यार ये फिर हमारी टीम में आ गया तो एक दफ़ा थोड़ा-सा दचका लगता है। लेकिन फिर अगर देखें तो फिर हम ज़ाहिर है अब हमारा अपना हो गया है तो अब
थोड़ी-सी इसकी खूबियाँ भी हम ऑटोमैटिकली अंदर आ जाती हैं कि यार नहीं अच्छा है, पिछले साल अच्छी बॉलिंग की है। अभी बिग बैश में 3 विकेटें ली हैं इसने 2 मैचेस पहले। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और आपकी वाली बात कि बैटिंग करता होगा, तो उबैद शाह भी बैटिंग करता है, हुनैन शाह भी बैटिंग करता है और शहाब खान भी बैटिंग करता है। सिर्फ़ टाइमल मिल्स बैटिंग नहीं करता, नसीम शाह की बैटिंग तो आपको पता है ना। तो हुँ। मेरे ख़्याल में सिर्फ़ वही एक ही बंदा है पूरे स्क्वाड में जो बैटिंग नहीं करता, बाकी सारे बैटिंग करते हैं। अब नहीं, तो मेरे ये हिसाब से रुमान रईस ने भी छक्के मारे हैं अभी T10 में। हुँ। हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो वो टॉम करन को उन्होंने इसलिए भी लिए क्योंकि वो उन्होंने देखा कि भाई हमने इतने सारे बॉलर ले लिए हैं जो कि इकोनॉमिकल बॉलिंग कराते हैं, तो ज़रा बैलेंस आउट करना चाहिए। ज़रा एक एक बॉलर ऐसा भी होना चाहिए जो ज़रा रन वन दे तो बॉलिंग जो है वो बैलेंस रहे। अम, तो चलें, ये तो स्क्वाड का डिस्कशन हो गया। अब ज़रा मुझे अपनी प्लेइंग 11 बताएँ कि आप इस स्क्वाड में से प्लेइंग 11 क्या बनाएँगे? प्लेइंग 11 तो इनकी वही फिंगर टिप्स पे है, पहले भी हमने वो डिस्कस किया। डेफ़िनेटली जॉर्डन कॉक्स और एलेक्स हेल के साथ ही ये जाएँगे। ओपनर। और इसके अलावा हाँ, बिल्कुल। और अगर इसमें अगर कोई आपको चेंज नज़र आए, तो वो यही होगी कि अगर आप चाहें तो शामिल हुसैन जिसको इन्होंने पिक किया है इमर्जिंग में, अगर आप चाहें कि हमें इमर्जिंग बॉलर हुनैन या उबैद को हमें नहीं खिलाना, जो कि ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हुँ। शामिल हुसैन पूरा टूर्नामेंट बाहर ही बैठेगा, इसको शायद एक मैच भी ना मिले, मुझे ऐसा लगता है शायद ना मिले। तो ये हो सकता है। बहरहाल जो इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है उसमें तो एलेक्स हेल्स और उसके साथ जॉर्डन कॉक्स ही आएंगे ओपनिंग में। तो उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आपके पास फिर कॉलिन मनरो बच जाते हैं। तो इन 3 के अलावा तो बैकअप में भी कोई मुझे प्लेयर नज़र नहीं आ रहा कि जो टॉप 3 में इनको रिप्लेस करेगा। शामिल हुसैन मुझे नहीं लगता इनको रिप्लेस करेगा। एक आगा सलमान है पीछे या कासिम अकरम है, क्योंकि कासिम अकरम और सलमान अली आगा भी ये पहली प्लेइंग 11 में बमुश्किल मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के 7-8 पे देखते हैं कि इनका कोई सीन बनता है। इसलिए टॉप 3 में मेरे ख्याल में एक आगा सलमान और शामिल हुसैन ही हैं जो यहाँ पे खेल सकते हैं। और आगा सलमान शायद कोई इनमें से अगर कोई इंजरी का कोई इशू हो जाए या कोई भी इशू हो जाए तो मे बी सलमान अली आगा को ये स्क्वाड में शामिल कर लें। और फिर 3 पे आपको पता है शादाब भी खेल लेता है, तो आगा सलमान कहीं 3 पे आ जाए या 4 पे आ जाए। लेकिन पहली 11 में मुझे आगा सलमान तो नज़र नहीं आ रहा और शामिल हुसैन ये दोनों साइड पे हो गए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही 3 नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर इनके वही 4 जो ऑलराउंडर्स हैं, शादाब आ गया, आज़म, फ़हीम, इमाद और फ़हीम 6-7 पे। तो 3 फॉरनर हो गए और 4 ये हो गए इनके। तो ये 7 ये तो कन्फर्म है इनके, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं होंगे। उसके बाद जो नंबर 8 का स्पॉट है वहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएँगी 8 नंबर के ऊपर। अब वो खेलने को तो किसी भी पोज़ीशन के ऊपर प्लेयर इनके आपको पता है खेल लेते हैं। जहाँ पे विकेटें गिर जाएँ तो फ़हीम अशरफ नीचे से उठ के नंबर 4 के ऊपर भी आ जाता है, 5 पे भी आ जाता है, वो कहीं पे भी। लेकिन नंबर 8 एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनके पास 2 प्लेयर्स की चॉइस होगी कि आप कासिम अकरम को वहाँ पे रख सकते हैं या शहाब खान को वहाँ पे रखेंगे नंबर 8 के ऊपर। क्योंकि मेरे ख्याल में तो शहाब खान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनको फास्ट बॉलर्स का बॉलिंग का इशू आता है, तो वहाँ पे इनके पास एक और बॉलर बच जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी प्लेइंग 11 में 7 बॉलर्स हों, ताकि ये किसी एक बॉलर के ऊपर इस तरह से डिपेंड ना करें कि इसने 4 ओवर पूरे करने हैं। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर कहेंगे ना कि ये 4 ओवर मुझे पूरे करके दे, तो उधर से ही ये टीम स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना मार खाती है। फ़हीम अशरफ हो गया, ठीक है, उसके इन्होंने 4 करवाने ही होते हैं, उसको 3 में मार लग भी जाए, उसको चौथा ओवर देना ही होता है, क्योंकि हुँ। इनको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं होता, सारे ही मार खा रहे होते हैं। हसन अली था, वसीम जूनियर था, ठीक है, टॉम करन या कोई भी खेल रहा था, तो इनको पता था कि मार पड़नी है तो फ़हीम को दे लो, शायद कुछ डिफरेंट कर दे। और हुँ। वो उनसे बेहतर कर भी जाता था। तो मेरे ख्याल में 8वें नंबर के ऊपर शाब खान को शामिल करना चाहिए। एटलीस्ट वो 2 ओवर आपको करके दे सकता है। अगर उससे आप 4 भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि 8 नंबर वाले से आपको बैटिंग तो चाहिए नहीं। वो 8 नंबर वाले की वही है ना, ओवररेटेड है अभी। वो डिस्कशन इंटरनेशनल मैचेस में भी देखें तो डिस्कशन यही होती है कि 8 के ऊपर बैटिंग चाहिए। स्पेशली इंडिया का हम वो सुनते हैं तो वहाँ पे बड़ा तो वही चीज़ है मेरे ज़हन में कि 7 अगर आपके पास बैटिंग करने वाले हैं, इन 7 के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये नीचे आ जाएँ और वो इनसे ऊपर खेल जाए।
हुँ, कासिम अकरम को इनके ऊपर भेज दें, मुझे नहीं लगता। अगर 3 विकेटें अचानक से गिर जाएँ और वो शायद फिर उसको ऊपर भेज दें, जैसे मुबस्सिर भी आ जाता होता था। तो वो ख़ैर एक वर्स्ट कंडीशन है मेरे ख़्याल में, जो पहली प्लेइंग 11 है उसमें 8वें नंबर के ऊपर मैं शहाब खान को रखूँगा और 3 बाकी वही है, नसीम, टाइमल मिल्स और हुनैन या उबैद में से किसी को भी खिला दें, तो वही है। आप किसको हुनैन प्रेफ़र करेंगे ऑब्वियसली उसके खिलाना? मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो उबैद काफ़ी छोटा था, तो मैंने अभी दे क्योंकि उसको इतना देखा नहीं था। हुनैन का तो मैंने देखा था, इवन कि मैं वो अभी जो नेशनल टी20 हो रहा था उसमें एक मैच देखा था कराची का, वो मैं देख रहा था आज़म की बैटिंग की वजह से। हुँ, कराची के साथ इनका मैच था, ये लाहौर की तरफ से खेल रहा था। हुँ, तो उसमें ख़ैर आज़म अच्छा खेल रहा था, लेकिन जब 2 ओवर में 17 चाहिए था तो वो सेकंड लास्ट ओवर में आउट हो गया। फिर लास्ट ओवर में 11 थे आई थिंक डिफेंड करने थे। तो हुनैन शाह आगे दानिश अज़ीज़ था, तो वो नहीं बन सके। तो इसने मतलब दानिश अज़ीज़ को 4 यॉर्कर किए, तो इसने हिलने नहीं दिया। तो तब मुझे पता चला कि यार ये वाक़ई इसमें वो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली ये भी छोटा, तो फिर मैंने कहा कि यार ये भी काफ़ी यंग नज़र आ रहा है, उबैद शाह को तो देखा ही नहीं था इतना। हुँ, तो मैंने कहा यार शायद वो काफ़ी छोटा है। तो अभी मैंने वो जो एशिया कप हुआ है उसमें उसकी बॉलिंग देखी है, तो मुझे तो उसका जो बॉलिंग एक्शन है, और जो उसका एटीट्यूड नज़र आया, मेरे ख़्याल में वो शायद हुनैन से अच्छा हो, शायद। लेकिन हुनैन ने क्योंकि परफ़ॉर्म किया है, नेशनल टी20 वो खेला है, और उसने दानिश अज़ीज़, आपको पता है आपकी नेशनल टीम की तरफ से ओडीआई और टी20 दोनों में डेब्यू कर चुका है, हुँ। और उसके बाद उसने मैचेस 1-2 मैच फिनिश भी किया है दानिश अज़ीज़ ने। तो मेरे ख़्याल में उसको 4 यॉर्कर्स दिए हैं, 11 रन्स डिफेंड किए हैं, तो मेरे ख़्याल में डेफ़िनिटली पहले मैच में तो हुनैन के साथ ही जाना चाहूँगा। नहीं, असल में दोनों की अगर आप बॉलिंग को ज़रा-सा क्लोज़ली फ़ॉलो करें ना, तो हुनैन ज़रा-सा ज़्यादा उसकी आर्मरी में ज़्यादा ट्रिक्स हैं, क्योंकि वो नया बॉल भी करा सकता है, वो आगे उसकी लेंथ थोड़ी-सी आगे है नसीम शाह की तरह, और वो डेथ में भी यॉर्कर्स वगैरह की तरफ जाता है। उबैद का जितना मैंने एशिया कप में जितना मैंने देखा है, वो एक हार्ड लेंथ बॉलर है वो। वो आपको फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज वाला बॉलर है, जो मिडल ओवर्स में आके आपको क्विक जो है रन्स कंटेन करके दे सकता है या विकेट मिडल ओवर्स में लेके दे सकता है, क्योंकि उसकी लेंथ थोड़ी-सी पीछे है, वो हार्ड लेंथ बॉलिंग कराता है। तो वही वाली बात है, आपको जब आप टीम प्लेइंग 11 बनाएँगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी नसीम शाह है जो कि नया बॉल और पुराना बॉल करा सकता है, फिर देन आपके पास फ़हीम अशरफ भी है, और फिर अगर आप टिमाल मिल्स के पास जा रहे हैं तो टिमाल मिल्स टिपिकली जो है, ही इज़ अ मोर थ्रेटनिंग बॉलिंग विद द ओल्ड बॉल। वो ओल्ड बॉल से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराता है एज़ कम्पेयर टू द न्यू बॉल। तो वो आपको डिसीजन शायद थोड़ा-सा वहाँ पे लेना पड़े, या जैसे आपने पहले लाहौर वाले मैचेस की बात की कि वहाँ पर ऑब्वियसली बॉल थोड़ा ग्रिप करता है, रुक कर आता है। तो वहाँ पे आपको उबैद शाह शायद ज़्यादा सूट करे, क्योंकि वो हार्ड लेंथ बॉल कराता है। तो ये शायद आई थिंक कंडीशन वाइज़ आपको ज़्यादा बेहतर डिसीजन देखने को मिलेंगे। मगर जैसे जैसे आपने प्लेइंग 11 जो आपने अपनी बताई है, मेरे हिसाब से मोर और लेस यही होगी, मगर आई स्टिल वुड लाइक टू सी सलमान अली आगा इन द प्लेइंग 11, जस्ट बिकॉज कि वो एक तो फील्डर अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, और फिर वही आप वाली बात के बॉलिंग ऑप्शन ऐसे होने चाहिए कि जैसे हमें पता है शादाब की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी नहीं है अभी रिसेंट पास्ट में, और पीएसएल में भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे नहीं याद पड़ती कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले सीजन। तो अ, और मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा की पिक भी इसीलिए हुई है, क्योंकि ताकि शादाब को भी थोड़ा सा कुशन मिल सके। इमाद की भी हमें पता है फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है कि वो बैक टू बैक मैचेस खेलें। तो एक बैकअप प्लेयर के तौर पे सलमान को लिया ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल से उस तरह का बैटर प्लेइंग 11 में होना चाहिए, जस्ट बिकॉज जैसे आपने शुरू में बात की ना कि जिसके अराउंड लोग खेलें, तो सलमान एक ऐसा प्लेयर हो सकता है कि जिसके अराउंड लोग खेल सकते हैं। तो शायन, एनी कमेंट ऑन द प्लेइंग 11, या या आप? मेरे मेरे दो कमेंट्स है। एक तो हुनैन शाह पे कि हुनैन शाह हैज़ बीन प्लेइंग डोमेस्टिक फॉर आई थिंक लास्ट 2-3 इयर्स। तो उसकी जो 2 साल से तो एटलीस्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो उसकी क्या क्रिकेट थी प्रायर टू दैट, बट उसकी उबैद शाह से अगर अगर मैं इस्लामाबाद का कोच हूँ तो आई वुड प्रेफर कि हमें हुनैन शाह स्टार्ट ऑफ करे, क्योंकि उसकी स्किल्स एक तरीके से पॉलिश हुई हुई हैं। वो 2 साल से खेल रहा है, फर्स्ट क्लास भी खेला है, लिस्ट ए भी खेला है।
और T20 तो खेलता ही है, तो उसके लिए उस लिहाज से अगर देखें तो उसकी पेस भी अप है, वो प्रॉपर बॉलर डेवलप हो रहा है। आई थिंक आई वुड प्रेफर कि उबैर शाह एक मतलब उसको अरे वो अंडर 19 का है, वो अभी भी अंडर 19 स्टार्ट किया उसने, तो आई थिंक इज अ लिटिल टू रॉ टू प्ले इन PSL गेम। उसको कैरी करे मे बी फॉर द नेक्स्ट सीजन, बट वो ये रैशनल थोड़ा टीम मैनेजमेंट को समझ नहीं आता है। बट फैसल भाई, एक सवाल आपसे है मेरा। आसिफ अली का जो रोल था इस्लामाबाद यूनाइटेड में एज अ फिनिशर, जो कि अब आसिफ अली इस्लामाबाद में नहीं है, who do you see fulfilling that gap in Islamabad United? अब उनके पास आज़म खान भी हैं, बट आज़म खान हिस्टोरिकली थोड़ा ऊपर खेले हैं, वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, फिर आखिर में थोड़ा तेज़ खेलते हैं, या इमाद वसीम या शादाब खान। तो बट मुझे इन तीनों में से वो आसिफ अली वाली कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती है। तो आई वांटेड टू नो कि आपको क्या लगता है कि जो आसिफ अली का जो गैप है, वो है बहुत बड़ा गैप। हाउ डू यू सी कि वो आसिफ अली का गैप कौन फिल करता है? आसिफ अली के लिए अब यही है ना, पिछले 2 सीज़न में अगर आप देख लें तो आसिफ अली की परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अप टू द मार्क नहीं थी जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करे। तो इसलिए अब हम असल में जब देखते हैं आसिफ अली का नाम लेते हैं, या जैसे आपने क्वेश्चन किया कि अब उसका गैप कौन फ़िल करेगा? तो हमारे ज़हन में वो पहले वाला आता है जो पहले 6 सीज़न में था। पहले 5 या 6 सीज़न में जो परफ़ॉर्म करता था आसिफ अली। और अगर पिछले 2 सीज़न में देखें तो मेरे ख़्याल में आसिफ अली टीम के ऊपर बर्डन था, क्योंकि उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, उसका नाम बहुत बड़ा था। आप उसको प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उसको हम खिला रहे थे, और उसकी अ, वजह से मेरे ख़्याल में कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं बन रहा था। जो आखिरी मैच था पिछले सीज़न में, जो पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया था, उसमें आसिफ अली को बाहर बिठा के तो सुहेब मकसूद को खिलाया था। तो सईद मकसूद ने उसमें 50 तो की थी, लेकिन स्टार्टिंग में उसने अच्छा, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर था, लेकिन बाद में जब जैसे ही 1-2 विकेटें गिरी, तो वो उसका स्ट्राइक रेट 120 के अराउंड आई थिंक आ गया था। तो वो उसके बाद फिर वो सलमान इरशाद और उसका तो मैजिकल स्पेल था, आमिर जमाल का। तो मेरे ख्याल में अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ख्याल है जो पिछले 2 सीज़न वाला आसिफ अली देखा जाए, तो उसके लिहाज से तो इमाद वसीम वहाँ पे जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस पिछले सीज़न में थी इमाद की बैटिंग की वजह से, तो मेरे ख्याल में वो वाला गैप पिछले जो 2 सीज़न वाला आसिफ था, उससे तो कहीं बेहतर मेरे ख्याल में उसको उस रोल को अदा करेगा इमाद वसीम वहाँ पे। क्योंकि नंबर 6 और 7 के ऊपर वो आ रहा था। कभी फ़हीम पहले आ जाता था या कभी आसिफ ऊपर-नीचे आ जाता था। तो अब वही नंबर्स हैं, तो फ़हीम तो ऑलरेडी था, तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम ही ऐसा बंदा है जो कि आसिफ अली का गैप पूरा करेगा। और शुरू में हम बात कर रहे थे कि जो ट्रेड की है, तो मेरे ख्याल में वही है कि 2 चीज़ें एक ही प्लेयर के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस दफ़ा मैनेज की हैं। कि आपने वो फिनिशर वाला रोल जो है वो इमाद वसीम को वहाँ पे दे दिया है, और न्यू बॉल के साथ जहाँ पे आपके पास हसन अली या वसीम जूनियर को आप ले लें, तो वहाँ पे न्यू बॉल के साथ आपको इमाद वसीम बॉलिंग भी करके देगा, और फिनिशिंग वाला रोल भी जो उसके पास चला जाएगा। और क्योंकि बॉलिंग से ज़्यादा बेहतर जो मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस इमाद की बैटिंग में ज़्यादा अच्छी है पिछले 2 सीज़न में अगर देखा जाए। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली का रिप्लेसमेंट अब वही पहले 5 सीज़न वाला आसिफ अली वैसा तो पूरे पाकिस्तान में कोई प्लेयर नहीं है। ये तो हम अक्सर जब पाकिस्तान के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, अक्सर दोस्तों में ये बात होती है, वो कहते हैं कि यार देखो हमारे पास इसको खिला लिया, इससे छक्के नहीं लगते। तो मैं कहता हूँ यार, मतलब खुशदिल है। खुशदिल को एक इमेज बन गया है कि यार ये बहुत ही फारग प्लेयर है। इससे हिटिंग नहीं होती, ये ऑफ साइड का बिल्कुल प्लेयर नहीं है, सिर्फ लेग का टुलर है, ठीक है? और उसको अ, मतलब उसका एक इमेज बन गया इस तरह से, ठीक है? और उसको वो पाकिस्तान की टीम में भी रहा, 2 वर्ल्ड कप में वो टीम के साथ ट्रैवल भी किया, लेकिन खेला एक मैच भी नहीं वो। तो जो भी उसको मैचेस मिले उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाया टी20 में, लेकिन वो ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। टी20 की वजह से वो ओडीआई से भी निकल गया। लेकिन अगर डोमेस्टिक में, पूरे डोमेस्टिक में देखा जाए, तो सिर्फ आपको 3 प्लेयर मिलेंगे जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, और तीनों छक्के मार सकते हैं। वो एक इफ्तिखार है, एक आसिफ और एक खुशदिल है। इसके अलावा कोई चौथा बंदा आप मुझे बता दें, कोई ऐसा बंदा है पाकिस्तान में कि जो इनकी तरह पहली बॉल से छक्का लगा सके। चलो पहली बॉल पे नहीं लगा सकते, या डोमेस्टिक में ही ज़्यादा छक्के लगाए हों, तो यही 3 प्लेयर हैं जो छक्के लगा सकते हैं। अब ये परफ़ॉर्म नहीं करते पाकिस्तान की टीम में आके, या पीएसएल में, या कहीं पे भी, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि
इनमें से मेरिट के ऊपर कौन है, कौन आपके मिडल ऑर्डर में लंबी हिट्स कर सकता है। तो मेरे ख्याल में यही 3 बचते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आसिफ अली की कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। इमाद वसीम कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि हर टीम का एक अपना कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से मेरे ख्याल में आसिफ अली थोड़ा-सा बर्डन हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर। दूसरी तरफ बाबर आज़म ने कहा था हाजी अकरम को कि भाई मुझे आसिफ ही मुझे चाहिए। आसिफ चाहिए। तो वो ये चीज़ भी है कि पेशावर ज़ल्मी की जिस तरह की टीम है, मेरे ख्याल में अब आसिफ किसी और टीम के अगेंस्ट चले ना चले इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो वो मारेगा डेफिनेटली, ये गारंटेड है। तो आसिफ अली के लिए भी मेरे ख्याल में ये बेहतर है। सम टाइम ये चेंज जो है ना बड़ी अच्छी है कि आप टीम चेंज करते हैं, थोड़ा-सा एक माइंड भी आपका चेंज होता है, नई मैनेजमेंट, नई चीज़ें, वो डिफरेंट तरह से आपको मैनेज करेंगे। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली के लिए भी बेहतर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बेहतर है। अब वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं कि एग्ज़ैजरेशन ही हो गई थी कि वही प्लेयर्स हैं यार, यही करेंगे और आसिफ अली और आज़म खान, इन दोनों की वजह से ये दोनों हमारे फिनिशर थे, लेकिन इन दोनों से फिनिश नहीं हुए, क्रूशियल मैचेज़ इनसे फिनिश नहीं हुए। मतलब प्लेऑफ्स के मैचेस ये दोनों ही वहां पे होते थे और दोनों से फिनिश नहीं हो सके और इनसे बिल्कुल। ज्यादा बेहतर फिनिशिंग टच जो है वो फहीम अशरफ ने दी है। पिछले सीजन में उसने मतलब वो एक ओवर में 18-19 थे तो वो भी उसने कर दिए। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का सबसे बड़ा फिनिशर वो फहीम अशरफ है और सबसे बड़ा फास्ट बॉलर भी फहीम अशरफ है। तो लेकिन इसलिए आपने सर उसको सर राना चार में फहीम जो है ना अशरफ का तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। वो तो फिर एक अलग लेवल की प्लेयर है। नहीं, मैं तो लिख मैं तो फहीम को देख के ही कहता हूँ भाई कि पाकिस्तान को बेन स्टोक्स मिले ना मिले, इस्लामाबाद को बेन स्टोक्स मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो चलें, इसी के साथ देखें आज का उसका डिस्कशन चलें वो उसका आखिरी। उसका रोल इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसका रोल वाकई बेन स्टोक्स वाला है। जो आप उससे आप देखें विकेटें गिर जाएं तो फिर भी वही आ जाता है आपको बचाने के लिए। अगर आपका रन रेट बढ़ गया, आपको 10 के 12-14 के हिसाब से चाहिए, फिर भी आपके लिए रन आ जाता है। हम्म। तो 1-1-2-2 आपका यहाँ पे वही है। बॉलिंग में भी जब आपके पास आपको मसला बनता है तो वही आता है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, पाकिस्तान में तो वो परफॉर्म नहीं करता उस हिसाब से। और अभी आमिर जमाल ने जिस तरह परफॉर्म कर दिया तो मेरे ख्याल में अब मियां नवाज शरीफ साहब की सिफारिश भी काम नहीं करेगी। शायद अब राणा साहब के लिए जो है ना वो इस्लामाबाद में ही फ्यूचर मुझे तो उनका नजर आ रहा नहीं, राणा साहब को मुझे लग रहा है अब जो है ना वो इस्लामाबाद से निकल के बराबर वाले शहर में जाना पड़ेगा। है। मगर एक है, इसी के साथ जो है वो आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड डिस्कस किया है। होपफुली इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस इस बार जो है वो पिछले सीजन के मुकाबले में बेहतर होगी एंड वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें और पॉसिबली टाइटल उठाएं। मगर ये कि आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको आपकी क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, आपको क्या किन पिक्स पर आपकी रिजर्वेशंस हैं, कौन सी पिक्स आपको अच्छी लगी। तो ये आप कमेंट्स बताएंगे तो हमें भी अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा स्क्वाड इस्लामाबाद का है और क्या परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। बट थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपसे आपने हमें ज्वाइन किया। आपने इस्लामाबाद के बारे में काफ़ी डिटेल हमें बताया। ऑब्वियसली एक आउटसाइडर फैन को इतनी नॉलेज नहीं होती टीम के, या उस तरह क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा होता जिस तरह आपने बताया। तो होपफुली हम आगे भी जाके आपसे इस्लामाबाद के बारे में बात करते रहेंगे। बट अंटिल देन हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो है ना लोगों को ये डिस्कशन देखने को मिले। तो अंटिल देन थैंक यू ऑल। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।